क्या मुझे जेल हो सकती है अगर कोई लड़की मेरे नाम पे फॉल्स केस कर देती है तो? यस, एंड क्या हस्बैंड डिवोर्स के बाद वाइफ से मेंटेनेंस मांग सकता है? हस्बैंड एलिमनी इंटरिम मेंटेनेंस मांग सकता है, बट मिलता नहीं है। एंड क्या ये लॉज मर्दों के लिए अगेंस्ट ही बायस बना हुआ है? बायस बहुत ज्यादा है। एंड फॉल्स केसेस पर स्ट्रिक्ट पनिशमेंट होना चाहिए या नहीं? एब्सोल्युटली स्ट्रिक्ट पनिशमेंट होना चाहिए। एंड मर्दों के लिए लीगल हेल्प का ऑप्शंस क्या है? अनफॉर्चुनेटली एंड इंडिया को क्या ये जेंडर न्यूट्रल लॉज मिल सकते हैं कभी भी? जेंडर न्यूट्रल लॉज से ज्यादा जरूरी है फॉल्स एक्यूजेशंस को पनिश करो और जो जेन्युइन विक्टिम्स है उनकी भी मदद करो। एंड क्या ये फीमेल ओरिएंटेड लॉज कभी चेंज हो सकता है? मुझे तो मुश्किल ही लग रही है। यार आज का टॉपिक थोड़ा सीरियस है बट बहुत ज़रूरी है बात करना। सो वन इंजीनियर फ्रॉम बैंगलोर मिस्टर अतुल सुभाष ने अपनी जान ले ली है। एंड ये केस एक्चुअली हाईलाइट कर रहा है कि हमारे देश में कितने मर्द एक्चुअली ऐसे सफ़र कर रहे होंगे बट उनको सुनने वाला कोई भी नहीं है। सो वी हैव मिस्टर अमिश विद अस टुडे हु इज़ एन एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एट द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हु इज़ गोइंग टू डिस्कस ऑल ऑफ दोस थिंग्स इन डिटेल्स एंड टू एंड। हम लोग सारा चीज़ डिस्कस करेंगे एंड ये सीरियस है बहुत टॉपिक। सो अगर आपके चारों ओर भी इफ समवन इज एक्चुअली फेसिंग सेम काइंड ऑफ इश्यूज डिप्रेशन और हेडेक जो भी है, आप उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करना। उनको एग्जैक्टली आइडिया भी आ जाए कि उनको एग्जैक्टली क्या करना चाहिए, बिकॉज एवरीथिंग वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग व्हाट ए मैन शुड एक्चुअली डू। सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड दोस्तों के साथ इसको पक्का जाके शेयर करना। जस्ट इन केस इफ यू आर न्यू टू द चैनल, माय नेम इज सुमेंद्र जैना। आई कीप ऑन अपलोडिंग a lot of videos about tech, gadgets, entrepreneurs, inspiring minds, all of those stuff since like years right now. So हमारे दो चैनल से एक इज गोइंग टू बी माई मेन सोमजना चैनल जहाँ पे हम सारे इंग्लिश पॉडकास्ट को अपलोड करेंगे, एंड दिस विल बी माई हिंदी चैनल जहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी 1000 वीडियोस थे बट आई हैव ऑलरेडी गॉट देम प्राइवेट, मार्क देम एज प्राइवेट। सो ये वाला चैनल पे हम क्या करेंगे, ओनली हिंदी पॉडकास्ट को ही रखेंगे। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस एंड इंग्लिश पॉडकास्ट एज वेल इंग्लिश। एंड दिस वीडियो इज ब्रॉट यू बाय हुप, the legendary game changer health and fitness tracker which I have been using since last 1 year. Hoop is a fitness and 360 degree health tracker which I have been personally using since a year. अगर आप अपनी फिटनेस और स्लीप स्केड्यूल को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हो, दिस इज समथिंग दैट यू एब्सोल्युटली नीड। आपने विराट कोहली एंड क्रिस्टियानो रोनाल्डो को भी देखा होगा टीवी में। ऑलमोस्ट एवरीवन, ऑल ऑफ दोज एथलीट्स यूज दिस एग्जैक्टली द सेम हुप फिटनेस ट्रैकर ओनली। सो फिटनेस से लेके स्लीप एनालिसिस तक इट गिव्स यू वेरी सुपर डिटेल रिपोर्ट्स। आपको पता चलेगा आपका बॉडी कितना रिकवर हुआ है, कितना वर्कआउट करना है और कब रेस्ट लेना है, कितना रिकवर हो रहा है, रिकवरी के लिए आपको कितना सोना चाहिए। सो अगर आप अपने हेल्थ को सीरियसली लेना चाहते हो, आई वुड एब्सोल्युटली रेकमेंड टू गो ahead and get this Hoop fitness tracker. And best thing is Hoop now ships to India as well. You will get it in like less than 3 or 5 days if you order it right now using the link मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। Go ahead and place the order. Now let's start with the episode. So first let's discuss about the case which has happened about the late Mr. Atul's like death, the suicide case. So what exactly has happened? Can you explain? क्या हुआ exactly? What has happened with Atul is a very unfortunate but a very common occurrence of Okay. husbands in India being treated so unfairly, so poorly, so horribly by the Indian justice system. Firstly, it incentivizes wives to level false allegations because they are told that there are zero repercussions for you filing false cases. On top Okay. of that, age-old held notion that as a man you are supposed to be the protector provider of your family still is held true by the mandate of the lawmakers, despite the fact that we as a collective society have tried to push forward the agenda of feminism, equal rights for women, and equal rights as well as duties of a woman to take care of herself. Despite that, selective imposition of duties upon men and taking away any rights that they have. And what I mean by that also I'll get to in a few moments. This is what's been happening. I say this all the time. I have represented hundreds of husbands. I have consulted thousands of husbands. तो ये क्या बहुत common है? So common that, Okay. and the worst part is, you know, people talk to me and they say, well, India doesn't really have those many cases. Almost 80% of the cases, situations don't even reach courtrooms and police stations because husbands behind four walls, Somendra, are terrified. They are terrified
One is the physical beatings, second is the verbal beatings, and on top of that, the internet, the news, everyone tells the husband and wife that the husband is the perpetrator, the wife is the victim. And I've lost count, thousands upon thousands of husbands who say, I am so afraid. My wife tells me she will have my entire family sent to jail Oh my if I even squeak a word of, you know, disapproval, or I protest a little bit. This has become a complete, you know, nightmare. तो In इनका fact, if I केस में can, क्या हुआ एग्जैक्टली इनका केस में मतलब लाइक आई वाज जस्ट चेकिंग हिज वीडियो लाइक 4 or 5 minutes ऑफ वीडियो देन ही हैज रिटन अ लॉट ऑफ लेटर्स सो व्हाट एग्जैक्ट मतलब अगर हम लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो व्हाट एग्जैक्टली इज द इशू okay, so legally, if you look at, you know, what does the law say and what were the facts applicable to this case in regards to the court case? From whatever I understand from reading news reports, Atul's wife leaves the matrimonial home 3 years prior in 2021 and files all the cases that a wife can file, what we matrimonial lawyers call the divorce package, similar to a honeymoon package, right? मतलब जो जो हो सकता है Correct. She files domestic violence petition, maintenance case under Section 125 Criminal Procedure Code. She files FIR. In fact, this is one of those 10% of cases in India where wife files multiple FIRs. 90% of the time, it's one FIR alleging dowry harassment, criminal breach of trust, which is, you know, this person kept my jewelry, and say something like molestation, etc. Here, the wife goes ahead, puts in attempt to murder, unnatural sex. Okay, all of the biggest buffet possible in one separate FIR and then another separate FIR. She's doing it all in the state of Uttar Pradesh, in Jaunpur, Uttar Pradesh, where the husband has to travel every single time. And you know, the sad part is why to travel why to travel. Good point. You know, it's a very good point. Why do you have to travel? Well, the judges normally in civil cases such as domestic violence petition, which is also a civil case, maintenance cases. In these cases, the personal presence of the husband is actually not necessary. He can hire a lawyer who can then, you know, appear on his behalf. But there are three aspects apart from this. One is the criminal case where the police mandate you must come and come and pay us bribes. Otherwise, we can always say we want to arrest, and then we arrest, and then you spend weeks, months in jail, right? So one is dealing with the cops. Apart from that, when the police complete their investigation, file what is called a charge sheet in the court also mandates that you must come on every single date. Although the Supreme Court has mentioned that if you are living in another state and that the allegations are not very severe, you can move an application from, exemption from personal appearance. But a lot of the trial court judges say, "Bhai, hame nahi pata. We will call you just to harass." आना है Apart from that, there are two other aspects. One aspect is that in these, you know, maintenance and domestic violence petition, small town judges deliberately harass the husband. They say, "You must come." My lord, why do I need to come? My lawyer is there. No, you must come. I am saying you come. You come, you have to come. but is And because of this the lawyer nonsense, the judge. okay This is the judge mandating you must come. Now, third point, Somendra bhai, which you said, right? Sometimes the lawyers say you must come, right? Why do I need to come? You need to come. Otherwise, how do we do your case? And the sad reality is, I remember this one time, my Noida local court lawyer, where I have to travel about 40 kilometers from Delhi to Greater Noida. You know, he calls me, he says, you know, please come, the matter is here. And I drive and I reach, I drive 2 hours and I reach the Noida courts. And then I reach and then he says, oh, you know, the judge is not taking up matters today. So I said, why did you call me? No, I found out later. And then the real point popped up. Sir, my appearance fees for today. Oh, To make कुछ हुआ to तो make maybe you need to pay the fees that is always there. That is, I mean, you know, that is a separate point which, you know, we can go into, but I'll tell you, see, the lawyers are there putting in the work. But I say when the lawyer has, you know, the lawyer knows that the judge is not going to sit there, yet the lawyer will call you just so that you hand over a little fees to the lawyer. That's also there. But apart from that, Somendra, there's another aspect which is
that a lot of times if you don't appear in the matter personally, the lawyer slacks off. So that is another aspect because of which husbands have to keep, going, even if they want to kind of avoid going, right? So because of these reasons, husbands are harassed to no end. But in this particular case, it was not just the husband appearing. I think from whatever I understand, Atul had a good amount of resolute, this thing. And how do I say that I know this? When the judge allegedly asked for a bribe from Atul, he refused and said, deal with my matter on the merits. That is not someone who is harassed, who is broken down. That is something that this person says, right? But what I think Judge भी क्या मांग broke सकते him हैं? down. Can the judge really ask for the bribe? Lawyers Obviously right? not. Obviously not. It is atrocious. As a judge, you're supposed to dispense justice. You are given a good salary. You are given good accommodation. You are respected. Nobody in society touches you. Anyways, you are given a world huge benefits, right? A host of benefits. And despite that, right? And the biggest fact is that as a judge, nobody bothers you in India, which itself is a big blessing, right? Which is something that you can't put a price on. Despite that, for a judge to be so corrupt and saying that, and openly asking the person directly in their face, give me 5 lakhs, otherwise, I will fix a large maintenance amount. And give me 5 lakhs, it's not give me 5 lakhs, I will decide in your favor. Give me 5 lakhs and I will compel your wife, force your wife to settle the matter, and then you can pay her some more money, right? This is completely atrocious. Obviously, this is punishable under the Prevention of Corruption Act. I am surprised why this judge has not been arrested till date, right? Because arrest हुआ ही नहीं है कुछ. the judge has not been arrested. I say, you know what? This is an allegation by a man who committed suicide, who took his own life. For a moment, you may say, like maybe he went a little, he exaggerated a little. At the very least, an inquiry must be done, investigation must be done before taking further steps against the judge. At least, the court should withdraw work from this judicial officer at least for a few weeks and investigate into the truthfulness of these allegations that have been developed. Right? None of that I'm seeing happening so far. But we are hopeful that because of this national, exposure that we are getting, that the judge will also face justice. Because, see, these kind of things, when organizations like the CBI get involved, right, and that is what one of their main jobs is, to investigate corruption, then they have various tools at their disposal, right? Checking call detail records. They can even look into, WhatsApp. They can call for metadata to see who has called whom at what point of time, right? These things are able to point fingers. And see, the bigger point is maybe Atul's case, corruption charges may not be proved. But Atul himself mentioned that this is common knowledge across Jaunpur courts that this judge takes bribes. So if something like this, an investigation is opened up, 100%, not one, but 10 other allegations, 10 other, evidences will come up against this judge. But sadly, again, we try to shield judges, and this kind of a situation, I say it is completely atrocious. The man is, taken his own life, right? Apart from this, I believe I've been reading the news reports recently. The wife is about to be arrested by the Karnataka police. Her 2 relatives have already been arrested. So I am very grateful that, because of people like you and me, and because of the national, the anger that we have felt as a community, right, as a society, that these steps are being taken. Because frankly, I have other clients who themselves have committed suicide. Their parents, their other, relatives have committed suicide because of false allegations. This is not something new. Oh, 100%. So, this is, and it is very easy for, people. I went on a couple of debates on these news channels, and these, women's rights champions, they say, we should not forget that women are the real victims over here. Here also, Somendra, imagine at the time of Nirbhaya, we would, some guy would walk in and say, what about false cases by women on men? Imagine how that person would be burnt alive, right, in that moment.
Here, we are saying that false allegations led to a man taking his life, and these ladies are saying, let's not forget women are the real victims. Right? It is very unfortunate that we have been disregarded completely, 100% completely. We have been disregarded. It's very very sad. And the second question is like, what are the punishment as per law for wives now? मतलब ऐसा कोई अगर केस होता, like you're saying कि this is very common. तो अगर कोई ऐसा केसेस होते तो वाइफ के लिए क्या पनिशमेंट है? Abetment of suicide is punishable with up to 10 years of imprisonment. This is what the FIR has been registered under. But there are many complications because of which I am of the opinion that even if the wife is taken into custody, he will get bail very quickly in a couple of weeks. After that, the case will go on for about 5 to 15 years, after which there will be an acquittal. And why do I say so? Like, who is going to actually fight for it? Okay. So, on the side of the prosecution to attempt to send her to jail, it will be the effort of the state. That is the state of Karnataka, who has registered the FIR. They will be putting into effort. But Soumendra, you have a very good point that, who will fight for it? So, it is actually not something that they fight for tooth and nail. It is just a regular, chalta hai type of a situation for most of these cases, right? However, obviously, hopefully, a good judge in a metropolitan city like Bangalore, they should take stock of the entire situation. But there are other challenges also in the way for Atul's parents. What are they? One big thing is that the Supreme Court says merely filing a case against the other person and then that person committing suicide does not mean that there was abetment, because the person has availed of their legal remedies. Now, true or false, it doesn't matter, right? The person should have gotten an acquittal or should have gotten the case against them dismissed and then prosecuted the person for perjury and malicious prosecution. पर अब दिक्कत क्या होती है सौमेंद्र, इसमें भी ना अतुल्स फैमिली और जो पुलिस है उनको ये प्रूव करना पड़ेगा कि सिर्फ ये झूठे केसेस से नहीं काम चलेगा, क्योंकि झूठे केसेस वाली बात करोगे तो अक्विटल हो जाएगा. दूसरा, उनको ये बताना पड़ेगा, ये प्रूफ दिखाना पड़ेगा कि अतुल की बीवी ने जब साथ में रहते थे तब कितना मेंटली और फिजिकली टॉर्चर किया. ठीक है, क्योंकि अतुल ने मेंशन कर रखा है कि भाई मेरे को पैसे देने पड़ते थे एंड एवरीथिंग. दूसरा, अतुल के फैमिली को और स्टेट ऑफ कर्नाटका को ये प्रूव करना पड़ेगा कि जब भी अतुल जौनपुर जाता था केस लड़ने के लिए, तो कोर्ट रूम के बाहर, कोर्ट रूम के अंदर जज के सामने अतुल की बीवी बार बार बोलती थी, तू मर क्यों नहीं जाता, तू मर क्यों नहीं जाता, तू मर क्यों नहीं जाता. क्योंकि एक चीज होती है केस फाइल करना, एक दूसरी चीज होती है कि किसी को बार बार और पीड़ा देना और बोलना कि तू मर जा. दैट इज अबेटमेंट ऑफ सुसाइड 100%, which is beyond the scope of filing any cases. पर अब इसमें दिक्कत क्या होती है सौमेंद्र, अगर अतुल की फैमिली प्रूव नहीं कर पाती है, अतुल पुलिस जो है वो कैसे प्रूव होती हैं ये चीजें? कोर्ट जज तो बताने नहीं वाला कि हाँ भाई ये बोलता था कि मैं मर जाऊंगा, वो कहती तू मर क्यों नहीं जाता, बिकॉज जज पे फिर एक डबल उंगली उठती कि तुमने इसके बारे में कुछ क्यों नहीं करा, काउंसलिंग क्यों नहीं करवाई. फिर उसके अलावा कोर्ट स्टाफ खुद भी की बिल्ली, राइट, क्योंकि कुछ भी बोलते हैं तो उसमें जज के ऊपर, कोर्ट स्टाफ के ऊपर उंगली उठती है. कौन बताएगा ये बात? अब बस अतुल के फैमिली मेंबर्स जो हैं वो ही ये टेस्टिफाई कर सकते हैं कि हाँ भाई, एक तो इस आदमी का हो गया डाइंग डिक्लेरेशन, ठीक है, समथिंग सेड एंड डन जस्ट बिफोर डाइंग, तो दैट वे यस हिज टेस्टिमनी कैन बी कंसिडर्ड. दूसरा है, उसने अपनी फैमिली को जो भी बताया हुआ है, दैट इज ऑल्सो इन अ वे हियरसे एविडेंस, बिकॉज जिसने, भाई इट्स वन थिंग टू से कि मैंने मर्डर होते देखा, राइट, दैट इज माई एविडेंस. बट अगर अब मैं सौमेंद्र को बता रहा हूँ कि हाँ मैंने मर्डर होते देखा, सौमेंद्र कोर्ट में जाके टेस्टिफाई कर रहा है कि अमीश ने मुझे बताया था कि उसने मर्डर होते देखा, दैट बिकम्स हियरसे. तो उसमें भी काफी डिफिकल्टी होती है. तो रास्ता काफी मुश्किल का है, ठीक है, बट मैं कहता हूँ कम से कम एक इन्वेस्टिगेशन चालू हो, मे बी व्हाट्सएप मैसेजेस, रिकॉर्ड्स, अदर रिकॉर्ड, ईमेल्स, व्हाट्सएप मैसेजेस, कोर्ट में रिकॉर्ड में क्या आया है, these things will also shed light on our case against the lady. पर उसके अलावा मैं एक और चीज़ बोलता हूँ, काफ़ी लोग इसके बारे में सोचते नहीं है. एक तो क्रिमिनल केस रजिस्टर हुआ है, उसके अलावा एक अतुल की फैमिली को सिविल सूट फॉर डैमेजेस, कॉम्पनसेशन, राइट, जब when we say I will sue you, right, that's called a suit. A suit for damages भी अतुल की फैमिली को फाइल करना चाहिए, क्योंकि क्रिमिनल केस में प्रॉब्लम ये होती है, आपको करना चाहिए, आप
भाई कोर्ट कहती है यू मस्ट प्रूव ऑल द एविडेंस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। पर सिविल केस में इट इज प्रीपॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज विच इज कि दोनों पार्टीज अपना पक्ष रखें और उसके बाद कोर्ट ये देखती है किसका पक्ष ज्यादा स्ट्रांग लगता है, बिलीवेबल लगता है। तो उसमें फिर देयर इज अ गुड चांस कि कम से कम चलो थोड़े दिन तो भी है, अगर जेल होती है नहीं होती है, एंटिसिपेटरी बेल मिल जाती है, क्रिमिनल केस चलता है, देयर इज अ वेरी गुड चांस कि क्वॉशिंग भी कर सकती है कर्नाटका हाई कोर्ट। ठीक है, ये भी एक एस्पेक्ट होता है कि वाइफ को सिस्टम ही ना देखना पड़े, क्योंकि जी ये तो लेडी है, यू नो, ये बहुत बड़ी, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। उसके अलावा एक सिविल सूट भी फाइल करना चाहिए क्लेमिंग कॉम्पनसेशन फ्रॉम द लेडी फैमिली कि भाई आपके एक्शंस की वजह से, हाँ, आपके एक्शंस की वजह से हमारी बेटी की जान गई है। ऑब्वियसली पैसे का क्या है, राइट? पैसे से मतलब क्या वो मिलेगा, बट कम से कम एक यू शुड अटेम्प्ट समथिंग, यू शुड पुट इन दिस एफर्ट एंड ट्राई टू मेक इट हैपन। इतना मतलब कितने लोगों के साथ, और मेरे कितने क्लाइंट्स हैं जो बोलते हैं कि भाई मैं मतलब लिटरली मैं मरने के लिए इतना दूर हूँ, मैं अपनी जान ले लेना चाहता हूँ, मैं मर ही जाना चाहता हूँ, इसका क्या हुआ है? उनको मैं क्या दिलासा दूँ और कैसे मैं दिलासा दूँ? इतने मेरे पास क्लाइंट्स हैं। एक मेरा क्लाइंट है, लड़कियों ने इंटरनेट पे जाके बोल दिया ओ 3 साल पहले ही अटेम्प्टेड टू रेप मी, सड़क गुड़गांव में ये सोसाइटी के गेट के सामने मेरे को ही अटेम्प्टेड टू रेप मी 3 साल पहले, पर मैं आज बोल रही हूँ इसके बारे में। ना पुलिस को बता रही हूँ, ना मैं अपने ये स्कूल में उस टाइम बच्चे थे 17 साल के, 16-17, ना मैंने स्कूल के प्रिंसिपल को कुछ बताया, मैं सिर्फ इंस्टाग्राम पे आके बता रही हूँ। और उसकी वजह से उस बेचारे लड़के का 17 ईयर ओल्ड बॉय माइनर, उसको आधे घंटे में अडल्ट्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड धमकियां, कॉल्स आई हैं कि हम तुझे मरवा देंगे, तेरे फैमिली को मरवा देंगे। द पुअर चाइल्ड took his own life, jumped from this, I don't know, 15-20th floor, jumped and took his own life. पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर करने से मना कर दिया। बहुत मेहनत के बाद फादर के एफआईआर रजिस्टर हुई, उसके बाद भी सालों, मतलब अब कितने 4 साल हो गए हैं, नॉट वन ऑफ दीज पीपल हैव सीन जेल। और चलो लड़कियों ने एंटिसिपेटरी बेल लगाई हमारी मेहनत की वजह से, और वो भी चलो कोर्ट ने दे दी, क्योंकि अगेन माइनर्स थी, तो माइनर्स को तुम कैसे यू सेंड टू जेल। अदरवाइज इट इज सच अ मतलब getting justice in this country becomes a complete nightmare. However, I say it is not all lost. You're facing false allegations, you should fight it to your best possible extent, and you should also avail of your legal remedy, right? As a husband, as a boyfriend, one is matrimonial cases, the other, Somendra, is lakhs of false rape cases. And ऐसे तो कोई नहीं बोल सकता ना, false as in like क्या, ऐसे कोई भी बोल सकता है कि he tried to rape me, ये लो केस, ये लो FIR. Somendra, precisely as easy as this. He tried to rape me, register. बस हो गया Case. He raped me, register case. No medical proof. No. I tell this to people. This is what I say. Amish Agarwal sitting in, say, New Zealand or Antarctica. पासपोर्ट का ठप्पा पड़ा हुआ है कि भाई आई लेफ्ट इंडिया। लड़की बोलती है जी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट अमीश अग्रवाल रेप्ड मी। ठीक है, तो भी एफआईआर रजिस्टर कर देगी पुलिस। अब अमीश अग्रवाल बोलता है लुक एट माय इमिग्रेशन स्टैम्प, तो पुलिस कहती है वी डोंट केयर, पहले तो आप जी न्यूजीलैंड या साउथ अमेरिका में जहां भी हो, फ्लाइट लेके आप हमारे पास आओ, फिर हम आपको अरेस्ट करेंगे। अगर नहीं है वो भी, अगर नहीं आओगे तो एक लंबा प्रोसेस होगा जिसमें आपको डबल प्रॉब्लम होगी, और अगर आप आओगे तो आपको अरेस्ट करेंगे, अरेस्ट करके फिर कोर्ट आपको हफ्ते में, महीने में, 4 महीने में बेल देगी। उसके बाद फिर आप ये दिखाना कि हाँ जी मैं तो बाहर था, फिर आप एक वॉशिंग पिटीशन लगाना, फिर डिपेंडिंग फ्रॉम विच स्टेट हाई कोर्ट यू हैव फाइल्ड दिस। am I audible, Somendra, because your screen has frozen up? no yes, Depending on which, right, so depending on which state high court you are filing this quashing petition, the quashing petition in a completely false case like this will take between 1 to 2 years to get decided. और अगर अमीश उस टाइम इंडिया में था, जेल में रहेगा। Pardon? तो it depends, right? It depends. जैसे अभी very recently हमारा एक client है, यूके में रह रहा था पूरा टाइम, 4 साल पुरानी गर्लफ्रेंड ने रेप केस डाल दिया, तो फिर हमने पहले उसके लिए एंटिसिपेटरी बेल ली, नीचे वाली कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी, हाई कोर्ट ने एंटिसिपेटरी बेल दी। अब क्लाइंट वापस इंडिया आ रहा है, वो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करेगा, हमने क्वेश्चन पिटीशन भी लगा रखी है, भाई इतना पुराना केस है, बट टू व्हाट एक्सटेंट विल
will we be able to get relief, right? But So like process this is becomes weird. punishment. ये तो बहुत It weird. is not weird, Samindra. It is atrocious. It is atrocious. I compare this to, because I have, clients from other parts of the world. Majority of the other countries, अगर लड़की ऐसा झूठा केस लगाती है, पुलिस वाले immediately देखते हैं कि हाँ भाई, आप प्रूफ दिखाओ, हम चीजें देखते हैं, आप मेडिकल चेकअप कराओ, हम ये देखते हैं कौन किसने कब क्या किया है. एक दो देश हैं, जैसे आजकल मैं पढ़ रहा हूँ, अगेन आई एम नॉट श्योर कि एग्जैक्टली अंदर की क्या बातें हैं, बट यूएसए कनाडा में मैं देख रहा हूँ कि कोई 10 साल पुराना लड़की बोलती है इसने मेरे साथ किया, तो भी मतलब आदमी प्रोसिक्यूट हो रहा है. बट अपार्ट फ्रॉम दीज प्लेसेस, एक इंडिया ही है जहाँ पे लड़की बोलती है 10 साल पहले मेरे साथ किया. लिटरली दिस मैन कंसल्टेड मी, यूएसए में बैठा हुआ, कहता मेरी गर्लफ्रेंड जिसके साथ मेरा रिलेशनशिप करीबन 13 साल पहले चालू हुआ था, 10 साल पहले खत्म हो गया, वो मुझको इतनी मतलब उसकी वो है, ईमेल पे लिखती है गिव मी 1 करोड़ रुपीज, अदरवाइज आई विल गो एंड फाइल अ रेप केस ऑन यू, कि तुमने 10 साल पहले तक, मतलब 12 साल पहले से 10 साल पहले तक मेरा रेप किया. एंड ही इज लाइक कि इसका क्या वो सर पैर है. And it is what it is. And I tell him कि भाई ठीक है, मतलब you may, I mean with a good lawyer, you will most probably not go to jail in a case like this, जहाँ पे 10 साल का वो है. But भाई, legal fees, coordinating with the cops, quashing petition में कितना time? It is a nightmare. नहीं, for like Complete nightmare. let's say like this example of this client, अगर उसको someone has emailed saying कि मेरे को 1 करोड़ दो, नहीं तो मैं फाइल कर दूं, that वो proof. Extortion का केस रजिस्टर होना चाहिए अगेंस्ट द गर्ल. वही तो. बट अगर आप और मैं इसके ऊपर एक पॉडकास्ट बनाएंगे, उसका नाम लेंगे लड़की का, और वो मे बी द क्लाइंट कमिट सुसाइड, मैं हंसते हुए बोल रहा हूँ, बट अब कितना मैं इस दर्द को मैं कितना वो करूँ, मैं कितना इसको लेके मैं अपने आप को मैं सूली पे चला दूं, क्योंकि मेरे सामने आदमी रोज लटक रहे हैं, रोज मर रहे हैं. कुछ हैं जो सीधा पंखे से लटक रहे हैं, कुछ है जिनको मतलब रोज की रोज उनका दम घोटा जा रहा है. पर क्या कर सकते हैं जी, आप आदमी हो इसलिए आप गुनहगार हो, आप आदमी हो इंडिया के अंदर, इसलिए भाई पहले तो आप 30% 35% आप टैक्स भरो, उसके ऊपर आप जो भी 10-20% वो भरो, उसके बाद जो बचता है वो आप बीवी, गर्लफ्रेंड, पुलिस और वकीलों को बांट दो. यही सच्चाई है. Maybe that is the reason why people are not getting married now. Absolutely. This is something which is a big concern. So अभी ये जो केस हुआ है, तो इससे what do you think? Can the law change by any means? या ऐसे बहुत होते हैं, nothing is going to move the law? देखो सौमेंद्र, इतने सालों से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, इतने सालों से चीजें होते हुए देख रहा हूँ. ये सब मतलब पब्लिक आउटरीच वाली बात है और कुछ भी नहीं है. 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने 10 साल पहले अरनीश कुमार की एक जजमेंट पास करी थी. उसमें बोला कि भाई उस आज से तो 10 गुना ज्यादा बुरा हाल था 2014 से पहले. लड़की से बोलती थी, आजकल कम से कम 99% हस्बैंड्स अरेस्ट नहीं होते हैं पुलिस से इमीडिएटली, 1% होते हैं. 2014 तक 90% हस्बैंड्स अरेस्ट होते थे. मतलब केस भी होते थे. एलिगेशन लगी, दहेज की पीड़ा और सीधा अरेस्ट. और इतनी गंदी गंदी मैंने कहानियां सुनी हुई हैं सौमेंद्र, में क्या बताऊं. क्लाइंट्स बताते हैं उस टाइम के 2000, क्योंकि भाई 2012 में हुआ अरेस्ट और आज तक केस चल रहा है, राइट. तो वो वाले क्लाइंट्स बताते हैं कि जी मतलब पुलिस का ये मोडस ऑपरेंडी होता था, तरीका होता था आपको मतलब इतनी बेइज्जती करने का. क्या, एक तो चलो घर पे आए, अरेस्ट किया, दैट इज वन. फिर उसके बाद आदमी को हथकड़ियों में डाल के अब उसके ऑफिस लेके जाते थे और खड़ा करा के बस परेड कराते थे. और ऑफिस वाले पूछ रहे भाई क्यों लाए हो इस आदमी को यहाँ पे? कहते हो हमको इन्वेस्टिगेशन करनी है. क्या इन्वेस्टिगेशन करनी है? हमको कागज देखने. कौन से कागज देखने? तो डेस्क पे जाएंगे, थोड़ा सा टटोले मटोलेंगे और उसके बाद निकल जाएंगे. हो गई जी इन्वेस्टिगेशन. क्यों? सिर्फ बेइज्जती करनी थी. बेइज्जती. राइट. इमेजिन दिस, कितनों के साथ ऐसा हुआ है, हजारों के साथ. उसके बाद चलो सुप्रीम कोर्ट आके कहती है भाई आप ऐसे अरेस्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है, मैट्रिमोनियल के अंदर आपको थोड़ा बहुत वो करना है. उसकी वजह से थोड़ा बेनिफिट हुआ. बट आज के दिन पे भी हस्बैंड्स अरेस्ट होते हैं, ठीक है ना. आज के दिन पे भी वन एस्पेक्ट इज अरेस्ट, राइट, फेसिंग दीज क्रिमिनल केसेस. अनदर एस्पेक्ट इज मेंटेनेंस, राइट. आई हैव क्लाइंट्स, शादी के अगले दिन बीवी
घर छोड़ के चली गई। अगली की प्लानिंग थी, अगले दिन प्लानिंग थी कि भाई मोटी पार्टी है, मेंटेनेंस लेंगे। अगले दिन निकल गई है, हफ्ते भर बाद केस फाइल करती है, मारा पीटा दहेज प्रताड़ना। अब हम जज को कह रहे हैं जनाब, एक होता है 6 महीने की शादी, एक होता है 2 महीने, एक होता है 1 हफ्ता। अगले दिन चली गई और उसके बाद कभी वापस नहीं आई है। तो सब कहते हैं बीवी है, आपको मेंटेनेंस देना है। एंड अतुल was facing a very similar situation. यहाँ पे बीवी कमा रही है अपेरेंटली, बच्चे के लिए हाफ सैलरी। क्यों? क्योंकि जी जज साहब को ब्राइब नहीं मिली, ओके राइट? सो दिस इज समथिंग दैट इज हैपनिंग सो ऑफन, सो कॉमनली। एंड आई थिंक एक होता है कि आर्मी को बोला जाए भाई टैक्स की तो आदमी भरता ही है, ठीक है ना? मतलब देयर आर सम थिंग्स जिसमें हम यू नो हम यूज्ड टू हो चुके हैं। चलो भाई जिंदगी ऐसी कटती है इस देश में, ऐसी करती राइट? कोई अमेनिटीज नहीं मिलने वाली, बट टैक्स भरना है, गाली तुमको पढ़नी ही है। पर जिस तरह से आपको मतलब एक मेंटेनेंस केस में, बाकी केस तो चल ही नहीं, मेंटेनेंस केस में जिस तरह से आपको एक क्रिमिनल की तरह ट्रीट किया जाता है, राइट? आप कभी जाके देखो, जो भी लोग अभी वो देख रहे हैं, मैं हमेशा ये कहता हूँ, जिसको जो भी कहता है ना कि भाई शादी करनी है, शादी इतनी खराब नहीं है, मैं कहता हूँ भाई बिल्कुल खराब नहीं है, पर आप एक चीज करो, आप एक बार फैमिली कोर्ट में जाके खड़े होके देख लो कि एज अ मैन आपको किस तरह से ट्रीट किया जाता है, ठीक है ना? शादी नहीं तो करे इन द पॉसिबिलिटी ऑफ फेसिंग दैट, ऑब्वियसली आई एम नॉट सेइंग कि आपकी शादी हुई आप पक्का आप ये करोगे, but in the possibility of facing that, why? Because you think that society tells you कि आपको भाई शादी कर लेनी चाहिए, घर बसाना चाहिए। हाँ भाई साहब, एक बार जाके देखो और जाके 4 लोगों से पूछ के देखो कि कैसा लगा आपको। मतलब भाई आप कोर्ट में हो, क्यों हो, कैसे हो, तो आपको जो कहानियां बताई जाएंगी ना, फिर आपको समझ में आएगा कि ये अभी पागलपन चल रहा है, ठीक है? इट्स वेरी सैड यार। मतलब Very sad. कितने आई हैव क्लाइंट्स, I have clients who's like, client आके कहता है कि जी पुलिस वाले आए घर पे और ऐसे हमको तंग करके कहे हैं कि आपकी बहू ने आपके ऊपर एलिगेशन लगाया है, मेरे पिताजी ने सुसाइड कर लिया। ट्रेन ट्रैक्स पे जाके खड़े हो गए और अपनी जान दे दी। 2 साल हो गए हैं, बीवी को 1 दिन की जेल नहीं हुई है। FIR तो पुलिस वाले करने से मना कर रहे थे। इतना कैसे, इतना ऐसा कैसे हो गया? तो अभी तो मेरे को लगता है कि ऐसे बहुत सारे केसेस होंगे जो मतलब फ्रंट पे आती भी नहीं होगी मे बी। एब्सोल्युटली। एंड अबाउट द जज हु इज इन्वॉल्वड इन दिस केस, तो ऐसा कुछ तो एक लॉ होगा कि मतलब अगर कभी ऐसा कुछ निकलता है तो जज के अगेंस्ट में भी तो कुछ एक लॉ रहेगा कि जज के अगेंस्ट में कुछ एक्शन लिया जा सकता है। लॉ इस मामले में काफी स्ट्रांग है। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट काफी स्ट्रांग एक एक्ट है। कोई भी पब्लिक सर्वेंट हो, चाहे वो जज हो, पुलिस वाला हो, कोई भी गवर्नमेंट सर्विस में हो, भाई अगर सेक्शन 7 है और सेक्शन 13 है इन द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, जिसमें अगर आदमी फंसता है तो भाई नौकरी तो भूल ही जाओ, जेल होती है 7 साल तक की, आई बिलीव, हाँ 7 साल तक की सजा होती है। तो वेरी स्ट्रिक्ट। बट अब बस प्रॉब्लम ये है कि कौन मतलब एक जज को अरेस्ट करे। और दो जजेस अरेस्ट होते हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं होते हैं, करप्शन चार्जेस पे अरेस्ट होते हैं एंड दे फेस फुल प्रोसिक्यूशन। बट दिस केस अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। एट द एंड ऑफ द डे इट इज द हाई कोर्ट ऑफ उत्तर प्रदेश जिनको ये डिसाइड करना है कि हाँ भाई हमको इस लेडी के खिलाफ, हमारे जूनियर सबऑर्डिनेट जज के खिलाफ एक्शन लेना है नहीं लेना है। और उन्हीं के मतलब रजामंदी के बाद जो है पुलिस विल बी एबल टू डू समथिंग। तो जो सोशल मीडिया पे इतना हल्ला हो रहा है तो उसका एक्शन कौन ले सकता है, या ये बस खाली 1-2 वीक चलेगा उसके बाद ऑटोमेटिकली इट गेट्स डन? देखिए, वी कैन होप कि इस जज के खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। एंड आई एम होपफुल दैट अभी भी हाई कोर्ट इंटरनली एक इंक्वायरी बिठा चुकी होगी अभी तक। ओके, जो कि मतलब और पब्लिकली आते action नहीं होगा। अपडेट्स। नॉट नेसेसरली, बिकॉज समटाइम्स वो ये नी जोक रिएक्शन नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट मैं कहता हूँ इंटरनली आप इंक्वायरी करो, आप सेटिस्फाइड हो कि हाँ भाई कोई भी मटेरियल एविडेंस नहीं है, देन यू कैन आफ्टर इंक्वायरी यू कैन कम अप विद अ रिपोर्ट सेइंग दैट यस देयर वाज नो दिस थिंग। बट उसमें अगर वो भी होता है तो भी वी कैन चैलेंज दोज ऑब्जर्वेशंस ऑफ द हाई कोर्ट, राइट? और whichever investigation agency undertakes a preliminary inquiry. So let's see. But I am, at this stage, I'm a little hopeful
especially after the Karnataka police registered FIR against the wife and her relatives, which I was not sure that they will do that. Oh. Right. And then they are chasing down the wife to arrest her. Hopefully, as we speak, she must be, being taken in custody. And hopefully that will have a little bit of semblance of justice. But वही है, इसके बाद भी मेहनत करनी पड़ेगी खूब अतुल फैमिली को, क्योंकि अगर नहीं करी तो जी फिर कुछ दिन में बेल है, 15 से 20 साल केस चलेगा, उसके बाद अक्विटल है. नहीं, तो अगर फिर मतलब कोई बंदा फंसता है देन भी उसका ऐसे ही बेल होके वो निकल जाएगा एंड चलता रहेगा. इट्स ओनली जस्ट बिकॉज इट्स ए लेडी, बेल हो गई और निकल जाओ. विमेन्स राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस बोलते हैं, देखो जी कितनी कितनी डेथ्स हो रही हैं बीवियों की, तो उनको वो कहते हैं डाउरी डेथ्स. मैंने जी कम से कम 50 ऐसे केसेस ने लोगों को कंसल्ट किया है जहाँ पे बीवी मरी है, बट जेन्युइनली इट वाज नॉट अ केस ऑफ डाउरी डेथ और एनीथिंग फॉर दैट मैटर. फॉर एग्जाम्पल, आई हैड दिस वन केस, वेरी सैड केस. Wife and the husband, they are very happy together. Wife was very close to her grandmother. Grandmother की डेथ के अगले दिन लेडी इतनी डिप्रेशन में थी, ग्रैंडमदर की डेथ हुई, उसके फ्यूनरल करा, उसके अगले दिन द लेडी जंप्स इनटू अ रिवर एंड टेक्स हर लाइफ. ओके. पर उसमें क्योंकि लड़की की फैमिली को अपना पोता चाहिए था, ठीक है, जो बेटा था उसकी कस्टडी चाहिए थी, तो उन्होंने कहानी बना दी कि जी इसने मरवाया है, इसने मरवा दिया, तो दिस वाज अ डाउरी डेथ. और ये आदमी बेचारा गया जेल में, आई बिलीव, एंड बच्चे को वो पकड़ के अपने पास उन्होंने रख लिया. देन द हस्बैंड कंसल्टेड मी कि अब मैं अपने बच्चे को वापस कैसे लाऊं मैं. अनदर केस, इट इज सो अट्रोशियस, अगेन इन उत्तर प्रदेश. द हस्बैंड एंड द वाइफ, दे आर बोथ किसी पार्टी से आ रहे थे, और रास्ते में सड़क पे दे आर बोथ लाफिंग एंड डांसिंग ऑन द रोड. अब एक ट्रक आके बीवी को उड़ा गया. तो अगले दिन ही बीवी की फैमिली आके बोलती है कि जी इन्होंने मरवाया है. फैमिली में आई थिंक हस्बैंड, लास्ट टाइम आई कंसल्टेड देम, अब आई डोंट नो अभी तक बाहर आ गया नहीं आ गया, 1.5 साल से तो जेल में ही था हस्बैंड. और विदाउट मामा, एनीथिंग. I mean, again, see, we cannot be 100% certain, but this is what the documents say कि ये ट्रक आके मार के चला गया. अब ये बोलना कि जी आपका मास्टरमाइंड था, आपने ऑर्केस्ट्रेट किया, to what extent should a man stay in jail for this kind of a situation जहाँ पे एक ट्रक एक उड़ा के गया है, राइट? कोई प्रूफ नहीं है कि वो ट्रक आपसे रिलेटेड था, पूरी इन्वेस्टिगेशन कर ली, ट्रक वाले को नहीं पकड़ा, कुछ नहीं, बस ये आदमी अंदर जेल में 1.52 years हो गए हैं. 2 or 3 other family members and some mama, some chacha, they were also in custody for about 6 months. So मेरे पास कोई हस्बैंड आता है, बोलता है कि जी मेरी बीवी धमकी देती है. स्पेशली देखो जी, मतलब mental sickness is a very real thing, right? It is not just husbands and wives. There are individuals who commit suicide. But the moment an husband asks me, my wife is mentally unstable, and she literally, I mean, we've gotten her psychiatric checks done, we've gotten अब क्या वो करेगी, तो मतलब ऐसे भाई फिर आपको कोई भी जेल जाने से मतलब बचा नहीं सकता. सवाल यह कितने समय के लिए जाओगे, 2 महीना, 6 महीना, 1 साल. बट आप देख लीजिए वाइफ, व्हाट हैपेंस. इतनी वाइज हैं, led they've driven their husbands, their in-laws to suicide. Hardly anybody is ever arrested. God. तो अभी मतलब हाउ कैन मेन रिपोर्ट, इफ समथिंग सिमिलर इज हैपनिंग? कोई हेल्पलाइन गवर्नमेंट का है, कोई ईमेल है, कोई ऐसा कुछ है? कोई बेनिफिट नहीं है, कोई वो नहीं है. वन प्लेस दैट आई हैव सीन आदमी को थोड़ा सा एक रिस्पाइट मिलता है, वो है अगर आप सीधा कोर्ट में जाओ, ठीक है. अब ज़्यादातर लोग इस बारे में बात ही नहीं करते, बट दिस इज अ रेमेडी विच इज़ अवेलेबल, राइट. जो रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर्स जिसके बारे में बाकी दुनिया में बात होती है, भाई दे गॉट अ रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर, इंडिया में भी एज अ रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर इट इज पॉसिबल. Restraining orders husbands and their in-laws should take against crazy wives and crazy girlfriends, right, for that matter. This is called an injunction order in India, right? आप एक civil suit for injunction file करिए against the wife or against the daughter-in-law, right? You will get a little bit of benefit over there, right? उसके अलावा you can also, जो आपकी grievances हैं, आपके साथ भाई extortion हो रहा है, defamation हो रहा है, intimidation हो रहा है, all of these things, इनके criminal sections भी आदमियों को भी available है.
पर अगर आप पुलिस में जाके इसकी कंप्लेंट करोगे, पुलिस आके मदद नहीं करेगी। अगर आप कोर्ट में जाके नहीं, करते इसका हो, प्रोसेस क्या है? मतलब एफआईआर देना पड़ेगा, उसके बाद कोर्ट जाना है, या सीधा कोर्ट भी जा सकते हैं? सीधा कोर्ट जा सकते हैं और जाना चाहिए, क्योंकि पुलिस के साथ बॉदर करने का फायदा ही नहीं है। आप जाओगे थाने और क्यों जाते हैं? सो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ गोइंग टू तो पुलिस के पास जाना ही नहीं है, तो सीधा हम कोर्ट जाएंगे तो? आदमी को पुलिस पे जाने का फायदा नहीं है टू फाइल अ कंप्लेंट अगेंस्ट अ वुमन, चाहे वो वाइफ हो या गर्लफ्रेंड हो। बीवी गर्लफ्रेंड जाती है, पुलिस वाले बड़े खुशी खुशी बोलते हैं आओ मैडम, चाय पिलाते हैं, रजिस्टर करते हैं, क्योंकि आपकी वजह से पधारो, आपकी वजह से हमारे पास खूब इनकम आएगी, आपकी वजह से मैडम। पर आदमी कौन कौन सी औरत ब्राइब्स देने वाली है जी ऐसे बचने के लिए? करेक्ट। तो मतलब है, प्रोसेस है, हम डायरेक्टली भी एक बंदा जा सकता है कोर्ट को। करेक्ट। एंड इनफैक्ट सौमेंद्र, दिस इज द ओनली थिंग जो हमने देखा है काम करता है। हमारे क्लाइंट्स हैं जिनकी वाइफ्स को बोला गया है भाई, अब बीवियां होती है सोशल मीडिया पे उल्टा सीधा पोस्ट कर रही हैं, घर पे आके अटैक कर रही हैं, उनके रिश्तेदार आके कर रहे हैं, हरास कर रहे हैं, तो उसके लिए हमने सिविल सूट्स फाइल करे हैं और रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर्स मिले हैं हमको। रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर्स व्हिच आर कॉल्ड इंजंक्शन ऑर्डर्स इन इंडिया हमको मिले अगेंस्ट द वाइफ डेफेमेशन कर रही है, इंटिमिडेशन कर रही है, एक्सटॉर्शन कर रही है, उसकी क्रिमिनल कंप्लेंट्स हम जब कोर्ट में फाइल करते हैं उसमें समन्स होते हैं वाइफ को, फिर वो केसेस हैं अभी भी चल रहे हैं हमारे काफी सारे। वी फाइनेंस फॉर लॉट ऑफ क्लाइंट्स एंड वी गॉट अ लॉट ऑफ बेनिफिट फ्रॉम दैट। अब बट प्रॉब्लम ये है कि इसके बारे में हस्बैंड्स को बॉयफ्रेंड्स को बताया ही नहीं जाता कि आप ये कर भी सकते हो। नहीं, तो बोला जाता भाई आप बस बचाओ। हाँ, नहीं, मेरे को ऐसा मालूम था कि लाइक इफ एनीथिंग हैपेंस इन इंडिया, आपको पुलिस के पास ही जाना है। मेरे को लगता है कभी हम कोर्ट के पास डायरेक्टली जा नहीं पाते, बट यू आर सेइंग कि आप डायरेक्टली आल्सो वी कैन अप्रोच द कोर्ट्स एज वेल, जा सकते हैं। That is a provision which is there. In fact, आप जब मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में जाते हो और आप बोलते हो कि पुलिस वाले ये काम नहीं कर रहे जो मैंने इनको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ करने के लिए, तो भी आप कोर्ट पे ही जाते हो। और इनफैक्ट कोर्ट कहती है कि हम पुलिस की मेहनत क्यों ही करें अनलेस कोई कोई एविडेंस कलेक्ट करना है, राइट? कुछ कोई ऐसी चीज है जो आप नहीं कर सकते, पुलिस ही कर सकती है, ठीक है? तो हम पुलिस को बोलते हैं ये काम करने के लिए, बट अदरवाइज आप सीधा कोर्ट में आओ, क्योंकि भाई पुलिस भी तो अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके कोर्ट में ही सबमिट करती है। कोर्ट में ही देगी, हाँ, करेक्ट है। हाँ, तो पर जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड था, अब जो नया BNSS है, ये दोनों कहते हैं कि भाई आप सीधा भी प्राइवेट कंप्लेंट भी फाइल कर सकते हो before। तो अगर किसी को डायरेक्टली जाना होगा कोर्ट, तो व्हाट इज द प्रोसेस? लाइक उसको एक लॉयर पहले पकड़ना पड़ेगा, वही सेम निष्ठ का, एंड जाना पड़ेगा, ऐसा? और दैट इज करेक्ट। खुद से करना, देखिए करने को तो आप इस देश में कोई भी केस खुद से कर सकते हो विदाउट अ लॉयर, बट द टेक्निकलिटीज व्हिच आर इन्वॉल्व्ड इतनी ज्यादा हैं कि आप खुद से कर ही नहीं। इट इज रिकमेंडेड कि आप एक वकील करिए, वो बेटर रहेगा। ओके, ओके। उसके बाद आ गया कि लेट्स से इफ द डाउरी इज इलीगल, जैसे बोलते हैं डाउरी इज इलीगल, डाउरी लीगल नहीं है, देन व्हाई दिस एलिमनी एंड मेंटेनेंस इज लीगल? देना नहीं है तो लेना क्यों है? देखिए जी, दिस इज वन ऑफ दोज पैराडॉक्सेस जहाँ पे हम विमेन्स राइट्स की बात कर लेते हैं पर ड्यूटीज के बारे में बात नहीं करते हैं। मैं कहता हूँ देखिए, कुछ सिचुएशंस में एलिमनी इज नॉट अ हॉरिबल थिंग। जहाँ पे बीवी गांव के अंदर आई है, उसने अपना मतलब करियर का प्रोस्पेक्ट सब कुछ छोड़ दिया, बच्चे पैदा कर रही है, घर का ख्याल रख रही है, फिर उसको एक दिन रात को 12 बजे धक्के मार के बाहर निकाल दिया। वहाँ पे इट मेक सेंस कि भाई आप उसको भूखा सड़क पे मरने मत दो, उसको 5,000, 10,000, 15,000 का भरण पोषण दो, पर अब दिक्कत पता है अनफॉर्चुनेटली सौमेंद्र ये है कि ऐसी वाली बीवियां, इनको कोई नहीं बताता कि भाई आप ये कर सकते हो, वो भूखी ही मर रही हैं, पर उनके लिए जो कानून बनाया गया उसका जो मिसयूज हो रहा है। और उसके अलावा एक चीज जो मैं बिल्कुल नहीं मानता, जो बिल्कुल मुझे बहुत आउटरेजियस लगती है, अगर हस्बैंड कहता है कि मेरे पास तो एक पैसा नहीं है, क्योंकि ऐसे मेरे पास क्लाइंट्स हैं, मैं जी हैंडीकैप्ड हूँ, मैं पैरालाइज्ड हूँ, राइट? एक क्लाइंट है, बीवी ने इतने केसेस कर रखे, बेचारा सड़क पे चल रहा था और एक बाइक मार के चली गई, उसकी नौकरी चली गई, कोर्ट कहती है क्या, ठीक है, आपको तबलीग को वो मतलब इज मेंटली फेसिंग सो मेनी डिफिकल्टीज, फिजिकल पेन। वो कहता है मैं चलते चलते मैं गिर जाता हूँ, अब मेरे को चक्कर आते, मैं गिर जाता हूँ, कौन मुझे नौकरी देगा? वो कहती है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है भाई, बीवी है, बच्चा है, पैसे दो। तो जहाँ पे आदमी कहता है मेरे पास बिकॉज ऑफ अदर रीजन मैं कुछ नहीं कमा पा रहा हूँ, कोर्ट कहती है नहीं जी,
दैट बोरो स्टील आपकी बीवी आपका बच्चा आपको तो देना ही पड़ेगा, चाहे आप 5-6 हज़ार 7 हज़ार तो ठीक है। ऑन दी अदर हैंड अगर कोई हस्बैंड भाई 2 लाख 5 लाख 10 लाख रुपए महीने का कमाता है, वो कहता है आई एम हैप्पी टू पे 5 हज़ार 10 हज़ार रुपए टू माई वाइफ। अगर कोर्ट कहती है नहीं 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 नहीं, आपको यहाँ पे मिलना चाहिए वाइफ को उतना पैसा ताकि जो एक हस्बैंड के साथ एक कंफर्टेबल साथ में रह के कंफर्टेबल लाइफ जीती उतना ही पैसा। चलो ठीक है, वो भी क्या लॉजिक है, अगर हस्बैंड कहता है मैं जी 5 लाख रुपए महीने के कमाता हूँ बट मैं खर्चा रखता हूँ 50 हज़ार रुपए महीने का, क्योंकि मुझे पता है कि आज पैसे बन रहे हैं कल बने ना बने, यू नेवर नो राइट। तो भी कोर्ट कहती है नो जी नो, वी आर नॉट लुकिंग इनटू एनी ऑफ दीज। आप आज के तारीख में 5 लाख रुपए महीने के कमाते हो, आप जो है सीधा between 1/5 minimum to 1/3 sometimes half of your income you give to your wife। तो आदमी ऐसे केस में 5 लाख रुपए महीना कमाता हुआ between 1 to 2 lakh rupees will be giving interim maintenance, maintenance to the wife, to the child. Alimony is also, after several years of the divorce case taking place, another atrocious thing, Somendra bhai. Matlab, we can sit here for 24 hours and I can still keep recounting all the horror that I've seen. कोर्ट कहती है ठीक है वाइफ चीटिंग कर रही थी, ठीक है, वाइफ छोड़ के चली गई, वाइफ अपने वाइफ मारती थी पीटती थी, वो सब ठीक है, आपको हम डिवोर्स दे रहे हैं, पर क्योंकि वाइफ है तो आपको जी एलिमनी भी देनी पड़ेगी। इट इज दैट क्रेजी, दैट्स व्हाट द कोर्ट सेज। Even a cheating wife gets alimony. Oh God. So, Weird. complete nightmare. So अभी next is like if divorce happens from men end, अगर मतलब men के end से कुछ हो रहा है then तो maintenance makes sense. But अगर divorce is happening from the women end, फिर क्यों maintenance? जब हस्बैंड फाइल करता है वो कहता है जी मेरे साथ जो भी हुआ, क्रूअल्टी हुई, डिजर्शन हुआ, अडल्टरी हुई, तो उस सेंस में वाई एलिमनी? दैट्स फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंडली, बीवी जब कहती है मुझे डिवोर्स चाहिए, बीवी ये बोलती है कि मेरे साथ क्रूअल्टी हुई, डिजर्शन हुआ, अडल्टरी हुई, इसलिए जी मेरे को डिवोर्स चाहिए, प्लस साथ में फिर एज अ वाइफ आई एम एंटाइटल्ड टू एलिमनी एज वेल। और फिर मतलब दोनों एंड से फंसने वाले हो। मतलब मेरे हिसाब से तो अगर बीवी मांगती है डिवोर्स तो भी इट माइट बी अ लिटिल बिट ऑफ ग्राउंड्स की चलो ठीक है, अगर आप प्रूव कर पा रहे हो कि आपके साथ पीड़ा हुई है और ऑल दीज अदर रीजंस बताए, तो मे बी स्टिल शी इज एंटाइटल्ड टू अ लिटिल बिट ऑफ एलिमनी। और जब हस्बैंड कह रहा है मारती थी पीटती थी, बॉयफ्रेंड एक नहीं मल्टीपल थे, मेरे पास प्रूफ है दी, फिर उसके बाद छोड़ के गई है, फिर भी जी एलिमनी देनी पड़ रही है, देन इट इज समथिंग दैट दैट्स द प्रॉब्लम सोमेंद्र भाई, दैट इज द प्रॉब्लम। अगर इतना सिंपल होता कि भाई लोग कहते हैं आई फाउंड आउट माई वाइफ इज हैविंग एन अफेयर तो मैं डिवोर्स कैसे लूँ? अरे भाई डिवोर्स भूल जाओ, पहले वो जो केसेस फाइल करेगी उसमें अपने आप को बचाओ, जो मेंटेनेंस का केस लगाएगी, मेंटेनेंस मांगेगी, उससे अपने आप को बचाओ, और आपके घर पे कब्जा करने की कोशिश करेगी अंडर द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट सीकिंग अ रेजिडेंस ऑर्डर, उससे बचने की कोशिश करो। फिर आपका डिवोर्स केस 5 से 10 साल बाद डिसाइड होगा, उसमें भी कोर्ट कहेगी ठीक है चीटिंग करा है तो बीवी एलिमनी दो। कहाँ का इंसाफ है? आई डोंट नो व्हाट टू से। चारों ओर से फंस गए तब तो। करेक्ट। तो इसमें देखिए क्या है, आई मीन फर्स्ट आई मस्ट प्रेजेंट द रियलिटी, बट आई मस्ट ऑल्सो मेंशन दैट इट इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, राइट। प्रॉब्लम क्या होती है, आई थिंक सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि भाई वी एज men in India we are told कि भाई you can't do anything against the woman, but ऐसा नहीं है। There are plenty of things that can be done, okay, and that should be done. Say for example, अगर बीवी का बॉयफ्रेंड है, ठीक है, पहले तो हम सेक्शन 497 था अडल्टरी का ऑफेंस, उसमें ये नहीं होता था कि बीवी जो अडल्टरी कर रही है वो जेल जाएगी या हस्बैंड अडल्टरी कर रहा है वो जेल जाएगा। अडल्टरी का डेफिनेशन था कि बीवी का बॉयफ्रेंड जेल जाएगा, दैट वाज द डेफिनेशन ऑफ अडल्टरी अंडर क्रिमिनल लॉ। बीवी का बॉयफ्रेंड जेल जाएगा, बट उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने आई बिलीव 2017 या 18 के अंदर बोल दिया नो दिस इज नॉट राइट। आई से दिस वाज अ वेरी गुड पॉइंट। अगर हस्बैंड की इतनी सारी ड्यूटीज हैं एज अ मैन, राइट, प्रोवाइड फॉर द वाइफ, प्रोटेक्ट, प्रिजर्व एवरीथिंग, अब कोई और आदमी आके मजे कर रहा है, सो देन एटलीस्ट दैट मैन शुड गो टू जेल। वो भी खत्म कर दिया। So now, wives have an even bigger incentive to go around and cheat because there are no repercussions. Right? That is one aspect.
बट मैं कहता हूँ कि अभी भी इसके बावजूद भी हस्बैंड बीवी के बॉयफ्रेंड के खिलाफ एक सिविल सूट फॉर डैमेजेस फॉर इंड्यूसिंग माई वाइफ टू एलियनेट हर अफेक्शन टुवर्ड्स मी, कॉम्पनसेशन कम से कम मांग सकता है। और कोई आप पूछो किसी से कि आप क्या, आपको पता था आपको इसके आप ये कर सकते हो, नहीं जी, कोई बताता ही नहीं है ना। तो एक लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन इज अ बिग प्रॉब्लम। उसके अलावा वाइफ अगर भाई सोशल मीडिया पे जाके डेफोमेशन कर रही है तो क्या आप उसके खिलाफ डेफोमेशन के लिए क्रिमिनल और सिविल केस नहीं फाइल कर सकते हो, अच्छा, इंजंक्शन मांग सकते हो, उससे डैमेजेस कॉम्पनसेशन मांग सकते हो, ये चीजें कर सकते हो। उसके अलावा इंटिमिडेशन कर रही है, एक्सटॉर्शन कर रही है, आपने पहले पैसे दे रखे हैं वाइफ के अकाउंट में, तो आप वो भी मांग सकते हो वो चीजें आप, राइट। सो देयर आर थिंग्स दैट आप कर सकते हो। एक तो बात ये है कि भाई आपको भी जस्टिस मिलेगी, और दूसरा ये है कि जब बीवी ये सब चीजें देखती है ना कि मेरे साथ हो रहा है, मेरे खिलाफ भी केस हो रहा है, मेरे लिए भी पॉसिबिलिटी है जेल जाने की, स्पेशली जब हस्बैंड कोर्ट के थ्रू जा रहा है, तो बीवी भी कहती है कि भैया मैं जो इतनी हवा में हीरोइन बन के उड़ रही थी, मे बी आई शुड ऑल्सो नॉट गो सो क्रेजी। पर प्रॉब्लम ये है, बीवी जाती, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई टेल यू सौमेंद्र जी, बीवी जाती है फिर वकील के पास और बोलती है कि मैं क्या करूं, राइट, मेरा झगड़ा हुआ है। लिटरली ऐसे ऐसे सिचुएशंस है। एक मेरा क्लाइंट है, वो कहता है कि झगड़ा सिर्फ इस बात पे हुआ था, शादी को 1 महीना हुआ था, लेडी एक विमेंस राइट्स एनजीओ में काम करती थी, तो पहले ही दिमाग भाई हो रखा है खराब। तो मेरी मदर ने एक बार बोल दिया बेटा पानी पिला दो, कहती है मैं तुम्हारी कोई नौकरानी हूँ कि तुम मुझको बोलोगे, ये तो तुम्हारा ये क्रूएल्टी है ये, और बोल के घर से बाहर निकल के कैन यू इमेजिन। उसके बाद बोलती है मुझे चाहिए, तो पता नहीं 2 या 3 करोड़ रुपए मुझे चाहिए एलिमनी। सो दिस इज द काइंड ऑफ गार्बेज दैट इज हैपनिंग, ठीक है ना। पर ऐसी सिचुएशंस में अगर आप भी अपनी तरफ से यू अवेल ऑफ योर सिविल एंड क्रिमिनल रेमेडीज, आप भी थोड़ा सा एक स्ट्रॉन्ग डिफेंस रखो, स्ट्रॉन्ग ऑफेंसिव रखो, तो वाइफ्स भी काफी जल्दी मतलब तो बेसिकली मतलब इंफॉर्मेशन की कमी है, 100%। इन्फॉर्मेशन की कमी है, हाँ, करेक्ट। एंड व्हाट इफ ए मैन इज अनएम्प्लॉयड एंड वाइफ इज अर्निंग मेंबर, कैन द मैन आस्क फॉर मेंटेनेंस फॉर हिमसेल्फ अपॉन द डिवोर्स? हाँ जी, तो कानून के अंदर भाई प्रोविजंस हैं कि द मैन कैन आस्क, पेपर पे है, पर मैं तो आज तक किसी भी हस्बैंड को नहीं जानता हूँ जिसको मिला है। मांगा बहुत हस्बैंड्स ने, मांगा बहुत हस्बैंड्स ने है, बट मिलता एक भी हस्बैंड को नहीं है। एक शायद एक बॉलीवुड की एक्ट्रेस है, उनका एक आया था न्यूज में कि उनके हस्बैंड ने डाला था, शायद फिक्स हुआ था, आई एम नॉट श्योर, बट मैंने तो आज तक इन अबाउट 3000 डिस्कशंस आई हैव डन विद हस्बैंड क्लाइंट्स, एंड ऑब्वियसली मतलब इंटरनेट पे इतने मेरे वो है, मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ लोगों के जब मैं पोस्ट करता हूँ इसके बारे में, आज तक तो कभी भी ये सिचुएशन नहीं हुई कि हस्बैंड को 1 रुपया भी मिला। लॉ है पर प्रोविजन है बट नहीं। मिलता नहीं है। मिलता हस्बैंड कहता है मुझे दो, तो कोर्ट कहती है नहीं भाई आपको नहीं मिलेगा। कुछ कर ले, तो खुद ही कर ले कुछ। एंड व्हाट इफ ए मैन Correct. अर्न्स लेस देन द वाइफ, अगर मतलब कमाता नहीं, अनएम्प्लॉयड तो छोड़ो, मतलब वाइफ से कम कमाता है, तो क्या वाइफ उससे मेंटेनेंस मांग सकती है? So is a valid point. The wife can ask, but the court usually does not give. पर उसमें भी दिक्कत क्या होती है सोमेंद्र भाई, I'll give an example. क्योंकि आप दुबई में हो, तो एक मेरा क्लाइंट है जिसका बीवी ने कहा मैं कुछ नहीं कमाती हूँ, हस्बैंड कहता है मुझे पता है कमाती है, आप इसके बैंक स्टेटमेंट सारे मंगवा लो। जज कहता है पहले या दूसरे दिन पे ही आप खुद से बता दो दे रहे हो नहीं दे रहे हो, नहीं तो मैं बहुत ज़्यादा लगाऊंगा मेंटेनेंस का अमाउंट। अब बेचारा डर गया वहाँ पे, ठीक है, वकील ने भी ढंग से गाइड नहीं किया उस टाइम पे, तो उसने कहा चलो ठीक है जरा आप जो बोलो, मैं तो देखो मैं 30,000 रुपये महीना का कमा रहा हूँ। कोर्ट कहती है भाई मैं 17,000 दे रहे हो, मान रहे हो खुद से, तो ठीक है, नहीं तो मैं इसको वो कर रहा हूँ। हस्बैंड ने कहा चलो ठीक है 17,000 रुपये महीने का मैं मान जाता हूँ। अब 1.5-2 साल बाद हस्बैंड इंटरनेट पे ढूंढते ढूंढते निकालता है बीवी के रिपोर्ट्स हैं कि भाई दुबई में आई एम वर्किंग इन दिस कंपनी, शी इज मेकिंग करीबन, ऑब्वियसली दुबई दिरहम्स है, इट्स अ लिटिल बेटर, करीबन 2.5 लाख रुपीज अ मंथ शी इज मेकिंग, जबकि वो हस्बैंड से 17,000 रुपये ले रही है हर महीने के, जो 30 to 35,000 कमा रहे हैं महीने के। तो फिर हमने एप्लीकेशन लगाई, उसमें कोर्ट ने, फैमिली कोर्ट ने नीचे बोला कि जितना पैसा, अब नो मोर 17,000, जो पहले पैसा दिया हुआ है वो भी रिफंड करो। बट हाई कोर्ट में जब बीवी ने अपील करी, उसमें एक छोटा सा टेक्निकलिटी थी, मैं थोड़ा लेट आया था पिक्चर में, क्लाइंट ने ना खुद से ही ड्राफ्ट करके, जो आप बोल रहे थे ना कि खुद से भी कर सकते हो वकील, क्लाइंट ने खुद से बना के एप्लीकेशन डाल दी, फिर मुझे लेकर आया कि आप इसको आर्ग्यू करो। अब वो एप्लीकेशन की ड्राफ्टिंग में थोड़ी सी कमी थी, हाई कोर्ट ने कहा कि
नो मोर मनी, बट रिफंड के लिए हम नहीं बोलेंगे तो भी. बट हियर्स द फनी थिंग सौमिंद्र, बीवी बोलती है मुझे डिवोर्स चाहिए, मुझे मेंटेनेंस चाहिए, हस्बैंड मेंटेनेंस दे रहा है झूठ बोल के, क्योंकि बीवी ने झूठ बोला है. अब भी वेरी रिसेंटली क्लाइंट का हमारे पास मैसेज आता है कि बीवी तो एक्चुअली पिछले 3 साल से शादी करके, बाइगमी में शादी करके, बच्चा पैदा करके दुबई में बैठी हुई है. इमेजिन दिस, और फिर भी शादी, पति है, बच्चा है, साफ साफ बाइगमी कर रखी है, और मतलब इतनी मतलब उसकी ऑडेसिटी है, फिर भी मतलब मेंटेनेंस का केस लड़ रही है, सब कुछ कर रहा है. इमेजिन दिस यार. नहीं, अभी अभी कोई अगर केस मतलब फाइल होता है तो कोर्ट तो चेक करती होगी ना कि इफ द वाइफ इज अर्निंग सैलरी स्टेटमेंट, कुछ तो चेक होता होगा. सुप्रीम कोर्ट कहती है कि चेक करो, पर प्रॉब्लम ये होती है कि अगेन पेपर पे क्या लिखा है और रियलिटी में क्या होता है, इट्स अ वेरी डिफरेंट स्टोरी. तो अगर आप जोर जोर से धक्के दे के देखो जी बीवी ने स्टेटमेंट नहीं लगाए, बीवी की ये अदर सोर्स ऑफ इनकम है, बीवी के ये एसेट्स हैं, बीवी ये करती है, ऐसा है, ये है, वो, अगर आप पूरे अपनी तरफ से धक्के नहीं देते हो, बीवियां बड़ी खुशी खुशी बोलती है मैं तो कुछ नहीं कमाती. और मैंने कुछ कमा दिया. ओके. तो इसलिए आपको धक्का देना है. एक मेरे पास एक क्लाइंट आया था, कंसल्ट करा था उसने कुछ टाइम पहले, कुवैत बेस्ड मैन, ही अर्न्स अबाउट 6 or 7 लाख रुपीज अ मंथ, और मे बी अ लिटिल मोर. बीवी ने अपने फादर से 10 करोड़ रुपीज इनहेरिट करे, 10 करोड़ रुपीज. पर उसका मतलब हस्बैंड ने, भाई वही है, क्लाइंट बोलता है मैंने अपने वकील को दे दिया, वकील ने लिख भी दिया. बट आपको धक्के देने हैं, एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन लगानी है. इट्स नॉट जस्ट राइटिंग और मेंशनिंग, यू हैव टू फाइल एन एप्लीकेशन. जो भाई कोर्ट रिकॉर्ड्स हैं जिसमें बीवी को 10 करोड़ रुपए इनहेरिट किए हैं, आप उनको कंसिडर करते क्यों नहीं हो? भाई 10 करोड़ रुपए मिले, फिर किस बात का बीवी को मेंटेनेंस मिल रहा है? दे दिया कोर्ट ने करीबन, आई डोंट नो, 70% ऑफ हिज इनकम, अबाउट 4.5 lakhs अ मंथ का मेंटेनेंस ऑर्डर ठोक दिया. तो मतलब इंटरनेशनल इनकम पे भी डाल सुप्रीम कोर्ट डाल रही है कि इंटरनेशनल इनकम को भी लेके जाएंगे वो. अब देखिए, नॉर्मली तो होना नहीं चाहिए. नॉर्मली परचेज पावर पैरिटी को कंसिडर किया जाता है. ये नहीं है कि भाई अगर आदमी के हाथ में इन हैंड से 3 लाख रुपीज इन दुबई आ रहा है तो उसको 3 lakhs मान के उसका 1/3 करके दोगे. यूजुअली जैसे कि यस ऑब्वियसली दुबई इज मोर एक्सपेंसिव, द लिविंग एक्सपेंसेस आर फार मोर कंपेयर टू इंडिया, तो वील कंसिडर परचेज पावर पैरिटी. बट अगेन, अगर आपने मेंशन नहीं करी ना परचेज पावर पैरिटी, तो भी जज साहब फिर बड़े कन्वीनियंटली भूल जाते हैं. तो अगेन यू हैव टू फाइट फॉर एवरीथिंग. Fight to show that भाई my wife earns, fight to show that my wife has assets, fight to show that I have expenses, fight to show that there is purchase power parity, fight to show कि बीवी का बॉयफ्रेंड है, बीवी का कोई लिव इन बॉयफ्रेंड है, fight to show कि there are so many other things, right, कि मैं innocent हूँ, all of these things. If you don't fight to show ना, आप ये मत सोचो कि कोई सोचे ना कि justice will be done. वो justice will not be done ever. वो फाइट करना पहले देखिए, आप you fight for it and then maybe you will get something. Correct. Correct. And like what should men actually take steps to avoid this? मतलब ये अगर आप कहते हो कि this is like very common, तो दो तरह के मतलब सिचुएशन है. एक मतलब शादी से पहले और एक है शादी के बाद. So शादी से पहले अगर किसको मतलब ये सारा झंझट में नहीं फंसना, उसको क्या स्टेप्स लेना चाहिए? Sure. So there are a couple of things that I tell every client, right? जो भी मुझे कंसल्ट करता है, पूछता है, मैं एक तो कहता हूँ सबसे बड़ी बात है जो भाई इंडिया में इतना ज़्यादा होता है, हमने लड़के के लिए, अपने बेटे के लिए एक घर लिया है जिसमें बेटा और बहू साथ में रहेंगे, और फिर उसी घर को पब्लिसाइज किया, एडवर्टाइज किया जाता है कि देखो जी, अगर आपने अपनी बेटी दी हमारे इस भोंदू से बेटे को, तो फिर आप तो फिर साथ में मतलब ये अच्छे घर में रहेगी. तो देखिए जी, ये गलती ना करो, ठीक है? किराए पे ले लो घर, और अगर घर खरीद लिया है उसको किराए पे चढ़ा दो, उसका पैसा जो आ रहा है उसी से एक और किराया का मकान ले लो, क्योंकि किराए के मकान में लड़की का कोई हक नहीं है. पर अगर खुद का घर है ना, चाहे 6 दिन रुकी हो, अब क्या है, मैं तो यहीं बैठूंगी, तो अब उसका कब्जा हो गया. शी कैन नॉट क्लेम ओनरशिप इन द प्रॉपर्टी, बट एक बार उसने उसमें बैठ गई प्रॉपर्टी में, तो आप उसको निकलवा नहीं सकते, क्योंकि उसका टू रिजाइड किसी रिलेटिव के नाम हो, किसी भी रिलेटिव के नाम नाम हो. पे अगर खुद के नाम पे है या फिर डैडी के नाम पे, मम्मी के नाम पे, किसी के नाम पे भी है. करेक्ट. तो 2020 तक, यस 2020 तक सुप्रीम कोर्ट कहती थी कि अगर प्रॉपर्टी में कम से कम 1% ओनरशिप भी है ना हस्बैंड की, तो ही वाइफ का हक है.
अगर मम्मी पापा के नाम पे तो हम नहीं करेंगे, बट 2020 में सुप्रीम कोर्ट कहती है नहीं जी, डेफिनेशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस इज वेरी वाइड, कोई रिश्तेदार भी हो ना हस्बैंड का, उसके नाम पे भी प्रॉपर्टी हो तो भी हम कहेंगे वाइफ का हक है रहने का। तो अब उसकी वजह से मैं कहता हूँ कि चाहे आपके नाम पे हो, मम्मी पापा, भाई बहन, जीजा जाजा, जिसके भी नाम पे हो, डजेंट मैटर, आप उस घर में मत रहो वाइफ के साथ, ठीक है? आप Okay. किराए के घर में रहो एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट 1 or 2 years व्हेन यू आर फिगरिंग आउट कि भाई लाइफ कैसी हो सकती है, क्या होनी चाहिए। आप जी किराए के घर पे रहो, और ये भी याद रखो, घर को खाली छोड़ने से भी कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि जब झगड़ा होगा उस घर में ताला तोड़ के अंदर घुसेगी, बोलेगी हम तो यहीं रहते थे, और ऐसे प्रूफ करोगे कि यहाँ नहीं रहते थे, बाहर रहते थे, है ना? किराए पे चढ़ा के रखो, थोड़ा सेफ रखो उसको। दैट्स वन एस्पेक्ट। सेकेंड एस्पेक्ट इज कि जो बहुत लोग ये गलतियां करते हैं भाई, कई बार बीवी साइड वाले बोलते हैं लड़की साइड वाले, जी शादी में इक्वल इक्वल खर्चा हो रहा है, राइट? 50-50% भी जब वहां पे होता है, हम आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं, आप फिर अपनी तरफ से देख लेना। जैसे भाई टोटल एक्सपेंस ऑफ द वेडिंग इज 20 लाख, हम आपको 10 लाख भेज रहे हैं, फिर आपको जैसे करने कर लेना। अब वो 10 लाख इमीडिएटली बिकम्स दहेज, ओ डाउरी हो गया, वो बन गया वो। that becomes dahej. So avoid taking any money from the wife or the wife's relatives into your account or your relative's account for the first 1 or 2 years of the marriage. ठीक है जी? बेटर ये आप लड़की के अकाउंट में पैसे डाल दो, ठीक है? और आप बोलो हाँ भाई आप कर लो खर्चे जैसा आपको ठीक लगे, दैट इज ऑल्सो फाइन। अनदर एस्पेक्ट इज कि जब आप खर्चे कर रहे हो शादी के अंदर, तो भाई कई बार लड़की बोलती है ओ मैंने शादी में सारा खर्चा करा। अगर आप खर्चे कर रहे हो तो उसकी रसीदें रखो, चाहे एक्स्ट्रा आपको 18% जीएसटी देना पड़ रहा है, बट स्टिल यू नो डू इट। बिकॉज होता क्या है, सारे केटरर्स, टेंट वाले सब बोलते हैं जी पे अस कैश, अदरवाइज वील चार्ज यू 18% मोर। आदमी सोचता है भाई वो 18%, और खर्चा कर लो एक्स्ट्रा, so that you have proved that you are the one who spent money on the wedding, right? That's another aspect. उसके अलावा कई लोग ये गलती करते हैं भाई, इतने लोगों का मैंने देखा होते हुए कि हाउस होल्ड एक्सपेंसेस हैं तो आदमी सारे खर्चे उठा रहा है, फिर महीने के एंड में अगर बीवी भाई लाख रुपए महीने के कमा रही है, वो 30,000 रुपीज दे रही है फॉर द हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, वो हस्बैंड के अकाउंट में डाल रही है, क्योंकि हस्बैंड के अकाउंट से सारे पैसे जा रहे हैं। becomes the H, right? Becomes torture, becomes so at all like have a little bit of segregation of expenses. करने हैं तो भाई आप डालो बीवी के अकाउंट में, उसको करने दो खर्चे, whatever it is, right? So these are few things that you have to be careful of. Apart from that, कई बार ना मतलब लोग होते हैं वो फैमिली बिजनेस से पैसा आ रहा है या फिर किसी और चीज से पैसा आ रहा है फिर निकाल रहे हैं, बट फिर वो भी दैट बिकम्स अ बिग पॉइंट ऑफ कंटेंशन। तो जितना हो सके कीप योर ऑन पेपर income to be as low as possible. That really helps as well. Apart from that, देखिए जी प्रीनप इंडिया में as such वैलिड नहीं है कि आप एक अग्रीमेंट साइन करवा लो दोनों पार्टीज के बीच में कि कि अगर हमारा डिस्प्यूट होता है या हम सेपरेट होते हैं तो हम एक दूसरे से पैसा नहीं मांगेंगे, वो तो नहीं चलता है। पर what I call it is as a pardon, कर सकते हैं, बट वो मतलब देखो अगेन वैलिड नहीं है तो फायदा नहीं है, बट what I say is वैलिड है ही नहीं इंडिया में, वैलिड नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कहती है कि अगर आप किसी अग्रीमेंट को एंटर करते हो विच इज अगेंस्ट द लॉज ऑफ द कंट्री, देन इट इज वॉइड, दैट इज व्हाट द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेज। अब लॉज ऑफ मेंटेनेंस है कंट्री के, आप कह रहे हो हम इस मेंटेनेंस लॉ को बाईपास करना चाहते हैं, इसलिए जी इट इज नॉट वैलिड, ठीक है। पर मैं कहता हूँ कि एक चीज हम जिसको मैं बुलाता हूँ क्वाज़ी प्रीनप, ठीक है, इट इज नॉट एग्जैक्टली अ प्रीनप बट इट हैज अ लॉट ऑफ इंग्रेडिएंट्स ऑफ अ प्रीनप, और अगर आप वो साइन करते हो दोनों स्पाउसेस तो उसमें आपको काफी बेनिफिट्स मिलते हैं। व्हाट डू आई मीन बाय बेनिफिट्स? भाई आप 20-30 थिंग्स दैट आर मेंशन्ड इन अ प्रीनप लाइक दिस, बट आप मेंशन करो कि हाँ भाई कोई दहेज की डिमांड नहीं करी गई, कोई दहेज लिया गया नहीं, दिया गया नहीं, कोई फैमिली ने कितना किस चीज पे खर्चा किया है ड्यूरिंग दिस वेडिंग, राइट? ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर what will be the living arrangement like, what are the financial net worth of both the parties, ठीक है, the fact that the girl is earning so she does not need maintenance, these are things that can be mentioned, right? And obviously case to case basis, like it is very helpful to have a quasi prenup which obviously ऐसा नहीं है कि बस साइन कर दिया दोनों पार्टीज ने हो गया, तो बीवी बोलती है मेरे है ही नहीं सिग्नेचर, मेरे फोर्जरी करी, मेरे से जबरदस्ती करवाया। So there's another like process which is to be followed. Take the help of a lawyer who knows this stuff, get it done. अगर वैलिड ही नहीं Very है helpful. तो इवन इफ यू आर टेकिंग हेल्प ऑफ ए लॉयर, अगर बनाते हुए तब तो आगे जाके वो एक्सेप्ट ही नहीं होएगी फिर।
नो, सो यस एंड नो। उसका सिर्फ एक कंपोनेंट की दोनों पार्टीज ने ये बोला है कि एक दूसरे से मेंटेनेंस नहीं मांगेंगे, वो वाला एस्पेक्ट विल नॉट बी वैलिड। बट अपार्ट फ्रॉम दैट एवरीथिंग एल्स, जो बीवी जो झूठे एलिगेशंस लगाती हैं, राइट, Okay. उससे हम बच सकते हैं। जस्ट टू इलस्ट्रेट, मेरे पास करीबन अभी तक 31 clients have gotten these prenups made, right? These quasi prenups. हाँ, they've gotten it made, पर Okay. आज तक कोई उन 31 में से आज तक कोई वापस नहीं आके बोला कि भाई मेरी बीवी ने मेरे ऊपर केस किया है, राइट? सो आई वुड लाइक टू थिंक कि हाँ, थोड़ा सा तो इसका बेनिफिट हुआ, क्योंकि वाइफ को भी लगता है, चाहे वो वैलिड होना हो, बट उसको भी लगता है कि अगर मैं अभी एक झूठा केस कर रही हूँ जिसमें मैं बोल रही हूँ वो मुझे दहेज लिया गया, ये लिया गया, यहाँ तो मैंने लिखा हुआ है कि कोई दहेज नहीं मांगा गया, ना दिया गया, Okay. you know, so it's in contradiction. I may face trouble, so that is also a thing which kind of adds a little bit of extra credibility to it. तब तो करना चाहिए, तब तो आई फील कि कर सकते हैं, अगर मतलब It's better to do it. आराम से कर सकते, कोई एक लॉयर को लेके आराम से इसको बना के बस छोड़ दो, एटलीस्ट वाइफ डरने तो वाइफ के थोड़ा। Absolutely, absolutely. In fact, अभी कुछ दिन पहले एक दोस्त ने ये मतलब ये jokingly बोला कि lawyers should give divorce insurance to people, right? तो मैंने एक्चुअली उसके बाद मतलब यार लॉन्ग डिस्कशन एंड आई सेड कि हाँ, इट इज पॉसिबल एंड इट्स नॉट अ बैड आइडिया। हाँ, क्योंकि जैसे इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि ठीक है, वी विल इंश्योर यू, वी विल टेक केयर ऑफ द प्रॉब्लम, राइट, अगर आपकी होती है। बट इंश्योरेंस कंपनी ऑल्सो इंश्योर्स कि आप कोई बेवकूफ़ी नहीं कर रहे हो जिसकी वजह से आपका क्लेम इनवैलिड ना हो जाए। हाँ, तो इफ यू से मे बी हायर लॉयर फॉर डिवोर्स इंश्योरेंस, राइट, हाँ। द लॉयर इंश्योर्स कि भाई आप शुरुआत में कोई गलती नहीं कर रहे हो, बिकॉज यू साइनिंग अ क्वाज़ी प्रीनप, यू आर टेकिंग केयर ऑफ द इवेंट्स एंड एवरीथिंग। उसके बाद व्हाटएवर इज हैपनिंग, उसके लिए भी द लॉयर इज गिविंग यू ऑनगोइंग एडवाइस कि भाई आपका केस, आपका डिस्प्यूट ना एस्केलेट हो, ठीक है। और अगर होता है तो फिर ये जो लॉयर है वो, बिकॉज ही ऑलरेडी हैज एन आइडिया अबाउट द होल सिचुएशन टॉप टू बॉटम, he will be able to help you out tremendously. And perhaps a divorce lawyer might say कि चलो ठीक है, because you've been paying premiums for your possible divorce case. So for whatever few months, few years, we'll also fight your case for ये no अपनी money सर्विस or बन less सकता है, money. अपना सर्विस बन सकता है ये। Yep. अभी आया जो मैरिटल डिस्प्यूट लॉज, मिसयूज ऑफ डाउरी लॉज। ये जो डाउरी लॉज है, ये तो पहले तो बहुत लोग लेते थे, आजकल लाइक पीपल डोंट टेक इट, ऑफ कोर्स आजकल भी लेते हैं, मैंने सुना है कि स्टिल पीपल टेक डाउरीज एंड ऑल। तो जो भी लोग डाउरीज लेते हैं, बी इट्स कैश और व्हाटएवर, अगर किसी ने कैश में लिया है तो कैन दे एक्चुअली फाइल ए केस कि हमसे इन्होंने डाउरी लिया था कैश में, झूठ के भी अगर कोई बोल दे तो? देखिए, सच और झूठ, the lines are very blurred, है ना। तो देखिए, होता है, काफ़ी कम होता है, बट अब एक ये भी वो होता है कि भाई दैट एज ओल्ड कॉन्सेप्ट कि अगर लड़की आप शादी करके घर पे ला रहे हो, राइट, देयर इज एन एक्स्ट्रा माउथ टू फीड। इफ बोथ पार्टीज अग्री कि शादी का खर्चा लड़की वाले उठा रहे हैं, राइट, और टू अ सर्टेन एक्सटेंट भाई थिंग्स लाइक अलमारी, बेड, फर्नीचर लड़की को दिया जा रहा है, टू व्हाट एक्सटेंट विल यू से दैट दिस इज अ सोशल इवल व्हिच हैज टू बी कंप्लीटली वाइप्ड अवे? बट ठीक है, it is the law and I will say let's follow the law and let's not take a dowry. But अगर dowry, देखिए जी, it's one thing to say कि भाई girls family out of their own love and volition have given articles or maybe cash. It is another thing to say कि भाई torture किया गया, अगर torture किया गया then there are genuine cases जहाँ पे बीवी भाई दिखाती है कि गर्दन पे निशान है, पीठ पे निशान है, there is torture, there is like burn marks, maybe मैसेजेस हैं कि पैसे नहीं लाए तो घर मत आना, ये नहीं है तो वो मत करना। सो दोज केसेस, अब इसलिए कोई बोलेगा कि भाई डाउरी केस सब झूठ है, सब खत्म ही कर दो, ऐसा आज के दिन पे अभी भी हम नहीं कर सकते, क्योंकि थोड़ा बहुत लाइक 2% केसेस वी आर स्टिल सीइंग दिस हैपन। बट मिसयूज, और मिसयूज के नाम पे अरेस्ट होना, मेंटेनेंस ऐसे बन जाना, दिस इज अनएक्सेप्टेबल इज व्हाट आई से। अभी ये जो केसेस आप है, जो वो होता है वो तो नॉन वेलेबल ऑफेंस हो रहा है बोल रहे हो ना। अगर समवन इज फाइलिंग द एफआईआर तो उसका आपने एक ही सोल्यूशन बोला कि यू कैन डू दैट, क्या एंटिसिपेटरी बेल, वो कर सकता है एक बंदा। वो खाली वो क्या बोला, 2014 से पहले तो भाई एंटिसिपेटरी बेल लेनी ही पड़ती थी, पर आज के दिन पे मैट्रिमोनियल केसेस में सीधा एंटिसिपेटरी बेल लगाना इज नॉट अ गुड आइडिया, क्योंकि
जैसे मैंने बताया 99% केसेस में पुलिस वाले आजकल अरेस्ट करना ही नहीं चाहते, नहीं चाहते या करते नहीं है? करते नहीं है Okay. 1% केस में ही हस्बैंड लोग अरेस्ट होते हैं जब वो बेवकूफ़ियाँ करते हैं, गलतियाँ करते हैं। जो एक सिस्टम होता है टू गेट आउट ऑफ दिस प्रॉब्लम, उसको फॉलो नहीं करते। नाउ इट्स अ 15-20 स्टेप प्रोसेस जो एनी गुड मैट्रिमोनियल लॉयर विल टेल यू अबाउट। इट्स वेरी लॉन्ग टू काइंड ऑफ गेट इनटू इट, बट द जिस्ट ऑफ इट इज कि भाई आज के दिन पे हस्बैंड शुड नॉट बी अप्लाइंग फॉर एंटिसिपेटरी बेल, शुड नॉट बी। ठीक है। शुरुआत में अब इसके बारे में मैंने इंटरनेट पे काफ़ी बार बात करी हुई है। तो प्रोसेस क्या होना चाहिए कि अगर आपको पुलिस कॉल करके बोलती है आप ज्वाइन करिए इन्वेस्टिगेशन, आपको खुद डायरेक्टली नहीं जाना चाहिए क्योंकि पुलिस वाले वहाँ पे पकड़ लेते हैं। ओके। ठीक है। आपको पर एंटिसिपेटरी बेल भी नहीं लगानी चाहिए इमीडिएटली, क्योंकि पुलिस वाले आजकल ज़्यादातर अरेस्ट करना ही नहीं चाहते। पर अगर आप एक जज के सामने बोलते हो एंटिसिपेटरी बेल दे दो, अब अगर जज ने नहीं दिया एंटिसिपेटरी बेल, तो जो पुलिस वाले अरेस्ट करना नहीं भी चाहते थे अब उनको भी पक्का भागना पड़ेगा अरेस्ट करने के लिए, क्योंकि जी जज साहब ने एंटिसिपेटरी बेल रिजेक्ट कर दी है। ओके। तो इसलिए हम ये रेकमेंड करते हैं कि पहले आपका कोई रिलेटिव जाए या आपका कोई वकील जाए, पुलिस से बात करे कि हाँ भाई आपका कितना इरादा है अरेस्ट करने का। ठीक है। उसके बाद कोऑर्डिनेट करके कि हाँ भाई यस देयर इज एन एश्योरेंस कि वी विल नॉट अरेस्ट, husband joins investigation, gives his statements, gives his proofs, the police complete investigation without arresting anybody and they compile the charge sheet in the court. तो इसीलिए इट इज बेटर कि हाँ, पर अगर वकील या रिश्तेदार जाता है और वहाँ पे देर इज नो कॉन्क्रीट अंडरस्टैंडिंग, नो कॉन्क्रीट श्योरिटी दैट दे विल नॉट अरेस्ट, फिर एंटिसिपेटरी बेल लगाइए, फिर लगाओ। so this is what we do for our clients, right? You can ऐसा नहीं है कि मतलब एफआईआर दे दिया मतलब अरेस्ट होना है। 99% matrimonial cases आजकल no arrest takes place. नो अरेस्ट। 1% होता है, but you don't want to be that 1% वाला statistic. नहीं तो ऐसे भी हो सकता है कोई पुलिस को अगर लड़की वालों ने पैसा दे दिया कि आप करो, अरेस्ट ही करो, वो भी करेंगे, वो भी वेरी मच पॉसिबल, राइट? करेक्ट होता है, करेक्ट होता है। इसलिए 1% वो सारे हाँ। आदमी ने बेवकूफ़ी करी, बीवी ने पैसा खिला दिया, इन्फ्लुएंस यूज करी, वो सारा वो 1%, 1 out of 100 के हस्बैंड इज अरेस्टेड। उसके बाद क्या, फॉल्स केसेस एंड एलिगेशंस। तो फॉल्स केसेस एज इन, तो अगर कोई झूठ में भी कुछ बोलता है, एनी फ्रॉम एनी रीजंस, कोई अगर झूठ में भी कहता है तो वो भी क्या एफआईआर रजिस्टर होती है? बिल्कुल जी, स्पेशली अगर लेडी बोलती है तो। विदाउट अगर मैं जाके मैं फूटा हुआ मुंह लेके मैं जाता हूँ, मैं बोलता हूँ मेरे को भाई मारा गया, मेरे को कोई नहीं सुनेगा। जाओ बहुत बहुत टाइम, मतलब नॉट ऑलवेज बट काफ़ी बार लेडी बिना प्रूफ के बोलती है अमीश अग्रवाल ने मेरे साथ रेप किया। सब जी करते हैं, अमीश अग्रवाल दूसरे शहर में बैठा, आज तक आपसे मिला नहीं है, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी, बट हम रेप केस पहले रजिस्टर करेंगे, एफआईआर रजिस्टर होगा। वेरी क्रेजी। एंड ये जो अपना मेंटेनेंस एलिमनी, मैडनेस, तो कोर्ट की केसेस में वुमेन को मेंटेनेंस एलिमनी मतलब लॉ बोलती है कि देना है, क्योंकि मतलब कोर्ट को लगता है कि मतलब कि मेन आर द मेन अर्नर्स, कि मेन ही पैसा कमाता है। तो ये जो लॉज है, देखिए तो दैट इज करेक्ट, बट सौमेंद्र क्या है, आई विल से स्पेशली ये मेंटेनेंस वाले मैटर्स में ना, देयर इज अ लॉट ऑफ गुड लीगल स्ट्रैटेजी अगर आपने एम्प्लॉय करी तो जरूरी नहीं है कि देना पड़े पैसा आपको। ऐसा अगर अच्छा वकील है, गुड लीगल स्ट्रैटेजी है, देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू कैन डू टू इंश्योर कि एक पैसा ना देना पड़े। अगर भाई आप पूरी कोशिश करो कि ना देना पड़े, अगर देना पड़ भी रहा है तो बहुत कम देना पड़ रहा है इन कंपैरिजन टू द वाइफ्स डिमांड्स। तो ओके, मतलब वो भी फाइट कर सकते हैं, ओवर वो फिगर भी फाइट कर ऑब्वियसली। ओके। यस यस, बीवी बोलती है भाई आप कमाते हो 2 लाख रुपए महीने के, बीवी बोलती है मेरा हस्बैंड कमाता है 10 लाख रुपए के, इसलिए मुझे दो आप 4 लाख रुपए महीने का मेंटेनेंस। हाँ। हस्बैंड आके बोलता है देखो मैं कमाता हूँ सिर्फ 2 लाख रुपए, तो अगर इसको देना भी है तो मैक्सिमम बनता है 50 से 60 हजार रुपए महीना। पर मैं कहता हूँ कि इसको वो एक पैसा नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि मेरे साथ इसने क्रूअल्टी करी, दैट्स व्हाई शी डजंट डिजर्व, अडल्टरी कर रही है, शी डजंट डिजर्व, डिसर्शन करके गई है, देयर इज नो रीजन फॉर हर टू लीव मी, इसलिए शी डजंट डिजर्व। उसके अलावा शी हैज एसेट्स इन हर नेम, etc. Many things, right? ओके, So there are many things that can be done. So if you have good legal strategy, अब जैसे मेरा एक क्लाइंट था भाई, बीवी के पास कुछ भी नहीं, क्लाइंट्स नेटवर्थ वाज अराउंड 100 करोड़ रुपीस और उसके महीने की करीबन 15 से 20 लाख रुपए तो रेंटल इनकम आती थी। हमें पता था कि भाई 4 से 8 लाख रुपए महीना तो लगना ही है ना, टोल द क्लाइंट की होगा। बट देखिए जी, बीवी ने जानबूझ के गुड़गांव जहाँ पे वो लोग रहते थे वहां पे नहीं सिक्का एक केस फाइल किया, दिल्ली में किया। तो दिल्ली में जब हमको कोर्ट से समन्स आए, जज ने लिटरली मुझे बोला था कि वकील साहब आप जो भी टाइम मांग रहे हो मैं दे रही हूँ, बट
अगली डेट पे मैं मेंटेनेंस लगाऊंगी, ठीक है। तो जैसा भी हमको अपनी तरफ से कोशिश करना, पर जब हमने देखा कि भाई झूठ बोल के लड़की ने दिल्ली का जुरिस्डिक्शन चूज किया कंपेयर टू गुड़गांव, क्यों ऐसा कि फूड मूव्ड इन, क्योंकि गुड़गांव गुड़गांव स्लैश हरियाणा कोर्ट्स वुड हैव गिवन लेस एलिमनी कंपेयर टू दिल्ली कोर्ट्स। Delhi, this is also things that is legal strategy. Okay. Delhi courts would have given larger maintenance, गुड़गांव कोर्ट कम, तो इसलिए लेडी ने दिल्ली में चूज किया। बट दिल्ली में हमने कहा भाई दिस इज नॉट अ गुड इनफ रीजन। हमने ये एप्लीकेशन लगाई कि लड़की एक्चुअली गुड़गांव रहती है, कभी दिल्ली शिफ्ट नहीं हुई, तो दिल्ली का जुरिस्डिक्शन बनता ही नहीं है। अब उस एप्लीकेशन के ऊपर ही बहस करते करते करीबन 2 साल निकल गए। 2 साल निकल गए, और उसमें भी फिर कोर्ट कहती है कि टुडे आई एम डिसाइडिंग आई विल डिसमिस योर एप्लीकेशन, योर होल केस, क्योंकि आपका दिल्ली का बनता ही नहीं जुरिस्डिक्शन। फिर मतलब लाइक द वाइफ काइंड ऑफ बैकट्रैक्ट एंड लाइक चलो मैं इसको खत्म करते हैं केस को। एंड अगर करम की भी बात करें सौमेंद्र भाई, दिस क्लाइंट इज अ वेरी पर्टिकुलरली पेनफुल स्टोरी बिकॉज द वाइफ लेफ्ट हिम क्योंकि क्लाइंट गॉट डायग्नोज्ड विद ऑटो इम्यून डिजीज। पूरे मतलब द फेस और द होल बॉडी ब्लोटेड अप, मतलब आंखें दिख नहीं रहा है आदमी को, इतना बुरा हाल। उसके अगले दिन बीवी छोड़ के चली गई बच्चों को लेकर। उसके अगले दिन क्रिमिनल केस, उसके अगले दिन ये डोमेस्टिक वायलेंस का केस इन अनदर जुरिस्डिक्शन। 2 साल ये चला। फिर क्लाइंट जो है बोलता है अराउंड द सेम टाइम, अमीश जी मेरी बीवी को कैंसर डिटेक्ट हुआ है, अब वो मुझे मदद मांग रही है, then I am the one going to the hospital and paying for her treatment. So this plus कि भाई the court judge said I will dismiss your case. फिर मतलब they kind of reconciled and they lived together। और फिर अभी recently उस बात को भी 1 साल हो चुका है, 1.5 साल हो चुका है। Client informed me कि the wife passed away as well. अरे तो this is so sad, but this is अब ऐसी चीजें एज अ मैट्रिमोनियल लॉयर देखनी पड़ती हैं वेरी रेगुलर बेसिस। मतलब ये सारे केसेस लंबे ही जाते हैं, कोई मतलब ऐसा नहीं होता है कि केस स्टार्ट हुआ प्रोजेक्ट की तरह खत्म होगा 1 महीने के अंदर कुछ भी? देखिए होते हैं। अब जैसे हमारा एक क्लाइंट था, बीवी कहती मुझे चाहिए पता नहीं कुछ 20 लाख या 25 लाख रुपीस, एंड उसने एक केस तो कर ही दिया था। और ये भी सेंसिटिव था मैटर बिकॉज क्लाइंट हिमसेल्फ वाज अ पुलिस ऑफिसर, और उसकी ये काफ़ी सेंसिटिव पोस्टिंग होने वाली थी, बट क्रिमिनल केस आपके खिलाफ तो हो नहीं सकती। तो क्लाइंट बड़ी टेंशन में था, और क्लाइंट कहता कि जी मेरे पास इतने पैसे हैं नहीं देने को। तो देन वी फाइल्ड आवर सिविल एंड क्रिमिनल केसेस इंक्लूडिंग अगेंस्ट द गर्ल्स 3 बॉयफ्रेंड्स। अरे ठीक है, तो जब हमने ये सब किया और उसका समझ गया बीवी को, उसके लिटरली शाम को उनका कॉल आता है सेटल करते हैं, जहाँ पे 20-25 लाख रुपए बीवी मांग रही थी। क्लाइंट ने कहा मैं एक पैसा नहीं देना चाहता, बट चलो उनका एक ईगो को थोड़ा सेटिस्फाई करने के लिए आई थिंक 2 या 3 लाख रुपीस क्लाइंट ने दिए, एंड देन खत्म केस। मतलब विद इन अ मंथ एंड अ हाफ वी वर एबल टू रैप अप द केस। सो देयर आर गुड केसेस, देयर आर इजी केसेस, देयर आर डिफिकल्ट केसेस, एवरीथिंग अंडर द सन। तो ये जो मेंटेनेंस वाला जो फिगर जो आप बोल रहे हो कि लाइक बीवियां पूछती हैं, तो वो कौन डिसाइड करता है कि इतना फिगर? वो तो ऐसा तो नहीं हो ना कोई भी मन से कुछ ही फिगर बोल दे। देखिए जी, अब यही बात होती है एक्चुअली, बीवी कुछ भी मन से ही फिगर बोलती है, 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ पापा। पर हस्बैंड भी फिर क्या है, हस्बैंड भी फिर अपनी ड्यूटी करता है। वो बोलता है जी मेरे पास तो है, आपको चाहिए 5 करोड़, मेरे पास देने को 2 लाख रुपए। एंड दैट्स हाउ नेगोशिएशन हैपेंस। दिस इज नेगोशिएशन, एंड नेगोशिएशन इज ऑलवेज नॉट कि मैं कुछ भी बोल दूं दूसरा कुछ भी बोल रहा है। तो ये कोर्ट में होता है इज ऑलवेज बैक एंड में, आउटसाइड द कोर्ट नेगोशिएशंस होती हैं इस बेसिस पे कि अगर ये नेगोशिएशन फेल हो जाती है तो मेरा कितना नुकसान हो सकता है, मेरा कितना फायदा हो सकता है, और कितने टाइम में हो सकता है, राइट। तो उसको अब जैसे बीवी को पता है कि मैं पति से 20 लाख रुपए ही एलिमनी मिलेगी, वो भी 10 साल केस लड़के जहाँ पे वकीलों को मैं लाखों रुपए दे रही हूँ, तो इससे अच्छा अगर हस्बैंड आज के दिन पे 10 लाख रुपए दे रहा है तो लेट्स सेटल। अब जब बीवी को पता है कि भाई मुझे 10 करोड़ रुपए मिल सकते हैं, तो फिर मैं, अगर हस्बैंड अभी भाई 1 करोड़ से ज्यादा नहीं ऑफर कर रहा है, तो फिर मैं तो लड़ लेती हूँ, क्योंकि बेटर है अगर कुछ साल लड़ना भी पड़ा उसके बाद 10 करोड़ गारंटीड है तो बेटर है। अगर आज के दिन पे ये 7 करोड़ देता है तो ठीक है, देन इट मेक्स सेंस मे बी, सो दैट काइंड ऑफ कैलकुलेशन हैपेंस, एंड दैट हैज टू हैपन फॉर द हस्बैंड आल्सो फॉर द वाइफ। और अगर हस्बैंड बोले मैं एक पैसा नहीं दूंगा, अरे भाई नोइंग द सिचुएशन ऑफ द कंट्री एंड द लीगल सिस्टम, तुम्हें पता है कि अगर मेंटेनेंस ठोकेगा तो तुमको कम से कम मतलब से मे बी 2 लाख 4 लाख रुपए महीने के देने पड़ रहे हैं। एलिमनी आपको कोर्ट 5 करोड़ रुपए देने वाली है, पर आप बोलो नहीं मैं तो एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा, दैट इज ऑल्सो नॉट अ वेरी वाइज मूव, बिकॉज देन देखिए आप कह सकते हो आई वांट जस्टिस,
but then all your life becomes getting justice, nothing else. Okay. फिर करियर भूल जाओ, हेल्थ भूल जाओ, सब कुछ खत्म कर लो इस जस्टिस के ऊपर, और वो जस्टिस भी आपको क्या मिलेगी, तब भी देना पड़ जाएगा। तभी देना। तो थोड़ा सा अब देखिए डिस्कशन हमारा शुरुआत कैसे हुई, अतुल सुभाष एंड अ मैन्स परसूट टू गेट जस्टिस, जो कहता है कि भाई मेरिट्स पे डिसाइड कर लो मेरा केस, और थोड़ी देर बाद यही वकील बोल रहे हैं कि हाँ जी थोड़ा बहुत तो कॉम्प्रोमाइज कर ही लेना चाहिए। आई अंडरस्टैंड माई हिपोक्रेसी, माई डबल स्टैंडर्ड्स, but to whoever gets offended by this, I just say I apologize, but I'm just trying to do my job to not just look at justice but to look at the well-being of the client, uska matlab like mental health, physical health, career prospects, सब कुछ देख के मैं मतलब कहता हूँ कि थोड़ा सा बैलेंस अप्रोच लोगे लाइफ में, क्योंकि मतलब आपको चूज करना है कि भाई कौन से आपको बैटल्स पिक करने हैं। आई हैव दिस क्लाइंट, अभी रिसेंटली 2 दिन पहले वो मैसेज करता है, कहता है कि मेरी बीवी ने भी इतना टॉर्चर किया है, एंड इज लिटरली शोन मी वीडियोस, बीवी मतलब बच्चे को हाथ में पकड़ा हुआ है, बीवी आके थप्पड़ मार रही है, गालियां दे रही है, इतना कुछ कर रही है, एंड क्लाइंट से अभी तक बीवी इज क्वाइट वेल्दी, मतलब उसकी नेटवर्थ इज अबाउट 100 crores, बीवी अभी तक 10 करोड़ रुपए ले चुकी है और मांगती नहीं, मैं तो और लूंगी, डिवोर्स भी नहीं दूंगी। तो क्लाइंट कहता कि मैं भी भाई इसके बारे में बात कर सकता हूँ। आई सेड देखो जी, वी हैव पब्लिक प्लेटफॉर्म्स, आई कैन आल्सो इंटरव्यू यू, आई विल आल्सो गेट अ लिटिल बेटर एक्सपोजर, बट एट द एंड ऑफ द डे क्लाइंट मेरे पास जब इनिशियली आया था तो क्लाइंट कहता आई वांट टू सेटल डाउन अगेन विद माय लाइफ, आई डोंट वांट टू गेट इनटू दिस। मैंने कहा आप ये करोगे तो ये चीजें एक्सटेंड होंगी। अब नाउ यू कैन talk about it, try to get justice, and we are obviously filing our civil criminal cases against the wife, but we have to look at the pragmatic, way forward as well sometimes, right? क्योंकि वो तो टाइम ही लगने वाला है, तो इट्स लाइक टाइम वर्सेस मनी ही हो गया हो गोवा में। Time, energy, mental health, energy, everything. सब कुछ। एंड व्हाट्स द रोल ऑफ फैमिली एंड फ्रेंड्स इन दिस? मतलब अगर कोई केस फाइल करता है, उसमें अगर कोई फैमिली फ्रेंड्स किसी का भी नाम वो कंप्लेंट एफआईआर में जोड़ता है, उनको भी जेल होना है? पहले बहुत होता था जी, पहले बहुत होता था, आजकल नहीं होता है। आजकल ज़्यादातर 99% वही 1% husbands are arrested. 1 out of 10,000 cases some relative will also be arrested, unless नाम है। जैसे हाँ अगर नाम है, अगर नाम है। अबैटमेंट ऑफ सुसाइड में थोड़ा ज़्यादा ही थोड़ा होते हैं ज़्यादा। रिलेटिव्स थोड़ा, बट नॉर्मल रेगुलर मैट्रिमोनियल में, बट क्या है केस चल रहा है तो जी कोर्ट आना है, क्वॉशिंग पिटिशन लगाओ, उसमें भी 1-2 साल, couple of lakhs on lawyers. Majority of the people are able to get out, so it's not the worst thing in the world, but yes, it's चलता रहता a है। lot of times it's an issue as well. उसके बाद है कि कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन इज ग्रांटेड ऑलवेज टू द मदर। ये क्या लॉ है कि माँ के पास ही जाने वाला है? ये पिताजी के पास क्यों नहीं आने वाला? व्हाई दिस? मेरे पास क्लाइंट्स आके पूछते हैं जी आई वांट टू कस्टडी बिकॉज आई एम अ बेटर पेरेंट। हाँ। मैं बोलता हूँ जी देखो, कानून कहता है, ऐसा नहीं है कि कोई ब्लैंकेट बैन है, बट द लॉ, द स्टैट्यूट ऑल्सो सेज आइडियली द मदर शुड हैव द कस्टडी, स्पेशली ऑफ अ चाइल्ड हु इज बिलो 7 years of age. ठीक है, दैट्स वन। ओके। बट मैं कहता हूँ चलो दैट्स वन, बट अपार्ट फ्रॉम दैट मैं हस्बैंड को ये बोलता हूँ चाहे बच्चा 7 से ऊपर भी हो, आप केस फाइल करोगे वो सालों तक चलता रहेगा, फिर कोर्ट कहती है कि भाई बीवी अब क्यों मदर से हम हटा के दे बच्चे को। तो मैं क्लाइंट को यही बोलता हूँ देखो जी, आप नहीं मान के चलो कि अगर आपकी बीवी जेल में नहीं पड़ी हुई है या किसी मेंटल इंस्टीट्यूशन में भर्ती होके पड़ी नहीं हुई है, लॉकअप नहीं है, उसके अलावा आप किसी सिचुएशन में भूल जाओ कि आपको कस्टडी मिलेगी। विजिटेशन राइट्स, यस, आजकल विजिटेशन राइट्स क्वाइट अच्छे मिल जाते हैं, बट अगेन धक्के नहीं दोगे कुछ नहीं मिलेगा, वो भी नहीं दोगे, मिलेगा। पुश करोगे, applications, again and again, quick dates, everything. If you do that, you will get visitation rights, good visitation rights, once a week, twice a week, video calling, access to. आके रह सकता है। देखिए जी, ज्यादातर तो कोर्ट्स मना कर देती हैं, ठीक है, कभी कभार कोर्ट्स कह देती है ठीक है ओवरनाइट, 4 to 8 hours together, etc. Very, but पर ये कौन चेक a lot of करता है? times- कोई चेक नहीं करता होगा, कोई तो चेक नहीं करता है। चेक तो देखिए जी, अगर कोई फादर चाहता ही नहीं है बच्चे से मिलना, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, फिर चलो बाय बाय। अगर मदर बट ये है कि in these kind of cases one person asks for something, the other person doesn't want to give it to them, right? तो जो मांग रहा है, जितना जो कोर्ट ने दे दिया
अब अगर कोर्ट ने बोला है कि हाँ भाई हस्बैंड जो फादर है वो मांग रहा है कि आई वांट कंप्लीट कस्टडी, बट चलो विजिटेशन राइट्स दे दो, तो कोर्ट ने कहा चलो ठीक है विजिटेशन राइट्स दे देते हैं 4 आवर्स अ वीक। अब अगर वाइफ नहीं दे रही है 4 आवर्स अ वीक, तो फिर हस्बैंड एक और एप्लीकेशन लगाएगा, कंटेम्प्ट ऑफ ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, कि वो नहीं करने दे रही है। फिर कोर्ट उसमें वो बोलती है वाइफ को कि अगर आप नहीं करोगे तो मैं बच्चे की कस्टडी सीधा फिर बाप को ही दे दूंगी, देख लो। सो दीज आर फ्यू थिंग्स दैट कैन हैव हैपन, राइट। अब ऐसे ही कुछ सिचुएशन मैंने देखा है कि भाई बीवी ने कोर्ट में आना बंद कर दिया, या बीवी आके कोर्ट में बदतमीजी कर रही है जज के साथ, तो जज ने जस्ट आउट ऑफ स्पाइट बोल दिया ठीक है मैं आई एम गिविंग कस्टडी टू द फादर, लाइक 1 in 10,000 केसेस। हाँ, उसके बाद आगे कि लाइक लैक ऑफ लीगल प्रोविजंस फॉर मेन, नो प्रोविजन फ्रॉम मेन टू सीक प्रोटेक्शन फ्रॉम डोमेस्टिक अब्यूज। ऐसा क्यों? लड़कियां बोल रही हैं कि हमें अब्यूज हो रहा है। स्वामेंद्र भाई यही बात है, प्रोविजन है बट लोगों को पता नहीं है। औरतों के लिए एक स्पेशल एक्ट बनाया गया कॉल्ड द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट इन 2005। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हस्बैंड के पास कोई है ही नहीं, हस्बैंड भी सिविल सूट फॉर इंजंक्शन फाइल कर सकता है वाइफ के खिलाफ, राइट। बट अभी तो लोगों को पता ही नहीं है इसके बारे में, वो अनफॉर्चुनेट है बात ऑब्वियसली। एंड इट इज़ नॉट एज ईजी, जैसे वाइफ के लिए इट इज़ मच मोर ईजियर बिकॉज एक स्पेशलाइज्ड एक्ट है, उसमें काफ़ी सारे प्रोटेक्शन मैकेनिज्म्स हैं। हस्बैंड के लिए ऐसा कुछ वो तो है नहीं, स्पेसिफिक एक्ट नहीं है, ये एक सिविल सूट फाइल करना है, तो इट्स मोर डिफिकल्ट, मोर कॉम्प्लिकेटेड। यस दैट इज ट्रू, पर ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं है, ओके है, प्रोसेस हाँ, है। तो मैं कहता हूँ विद अ गुड लीगल स्ट्रैटेजी यू कैन डू अवे विद अ लॉट ऑफ दीज ट्रबल्स। ओके, तो जो मतलब क्रिटिक्स जो रिफॉर्म्स सजेस्ट करते हैं, फर्स्ट इज जेंडर न्यूट्रल लॉज होना चाहिए। लोग कहते हैं कि अमेंड करो 498 सेक्शन को, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट को जेंडर न्यूट्रल करो। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? देखिए टू अ सर्टेन एक्सटेंट ना, जैसे अब जब रेप लॉ के बारे में बात होती है, कोई बोलता है कि मेक रेप जेंडर न्यूट्रल। भाई आई फील पर्सनली दैट making the offense of rape gender neutral has nothing to do with the problem that majority men are facing right now, which is false allegations. Right? False allegations है इसलिए gender neutral करो. How is that the solution? The basic underlying premise that men's rights activists want to say is कि अगर आदमियों के पास भी ability होगी to file false rape cases, तो battle equal playground हो जाएगी. Right? But तो रिवेंज हो गया। correct. So that is why, according to me, that's not the answer. Making gender neutral laws is not the answer. But yes, gender neutral in the sense that recognizing कि एक husband, एक boyfriend can also be a victim of domestic violence, physical, mental abuse. That should be recognized. That should be recognized. Protection orders should be given to a husband, to a boyfriend. Yes. But अब जैसे बोलना कि और make rape gender neutral, ठीक है? Make dowry harassment gender neutral. भाई कौन सा पति है जो दहेज मांग रहा है? हाँ ठीक है, एलिमनी के लिए टॉर्चर हो रहा है, तो एलिमनी टॉर्चर्स के से प्रोटेक्शन बनाओ, राइट? नॉट दहेज से प्रोटेक्शन के लिए मेक एवरीथिंग जेंडर न्यूट्रल। वी आर नॉट अ बंच ऑफ hermaphrodites वॉकिंग अराउंड, देयर आर डिफरेंसेस इन द जेंडर, ठीक है, बट देयर शुड नॉट बी मिसयूज ऑफ थिंग्स व्हिच आर टू अ स्मॉल एक्सटेंट वैलिड एंड नीडेड इन सोसाइटी। नहीं, एटलीस्ट वो तो चेंज होना चाहिए। लाइक कि आप कह रहे हो कि समवन इज इन द यूएस सिटिंग, कोई इंडिया में फाइल कर रहा है कि 10 साल पहले मेरे साथ ये हुआ था, एफआईआर दर्ज। These things have to be taken care of, and this is not so much कि law pass करो, it is more about giving better leeway to the police कि आप जो है थोड़ा करो, क्योंकि पुलिस वाले भी कहते हैं हमें डर लगता है अगर हमने नहीं किया केस रजिस्टर, हमारे खिलाफ एक्शन। निर्भया टाइम पे एक ये कमेटी पास हुई, वर्मा कमेटी थी, उन्होंने रिकमेंडेशंस दिए, इन्होंने कानून में अमेंडमेंट ला के ये बोला, अब अगेन पब्लिक को ठंडा करने के लिए, कि अगर पुलिस के पास एक लेडी जाके रेप की कंप्लेंट करती है और पुलिस वाला रजिस्टर नहीं करता है कंप्लेंट, तो पुलिस वाला फॉर नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर ऑफ अ रेप केस विल गो टू जेल। कैन यू इमेजिन? अब अगर इतना वो है, पुलिस वाला कहता है भाई मैं क्यों अपने सर पे लूं, जो है लाहल बैठा हूं। करेक्ट। सो नंबर 1 इज कि पुलिस वालों को भी थोड़ा सा लिबर्टी देनी चाहिए, बट दूसरा, अगर पुलिस वाला पकड़ा जाता है करप्शन करते हुए, झूठे केसेस को सपोर्ट करते हुए, तो उसके ऊपर ज्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए, रादर देन वो सस्पेंड कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। तो पैसे का इन्वॉल्वमेंट साथ साथ नहीं देता, तब तक करप्शन चार्जेस नहीं लगते पुलिस वाला पर। भाई अगर पुलिस वाला कह रहा हम तो
करते हैं, खुंदक में आके करेंगे, या बस हम तो पुलिस वाले हम तो करेंगे, that attitude has to go, right? That will help tremendously. And another aspect is, भाई लड़कियों को बोला जाता है आप झूठे केस करो, आपको कोई दिक्कत ही नहीं होनी है अगर झूठा केस पता भी चला गया। अगर कोई झूठा केस करता है उसके लिए भी स्ट्रिक्ट सजा होनी चाहिए। हाँ, फॉल्स के लिए तो कुछ ना कुछ सजा होनी ही चाहिए, क्योंकि ये तो मतलब बहुत ही रॉन्ग हो गया ना कि कोई भी फॉल्स केस डाल रहा है, उसके तो क्विक लॉस चाहिए ही चाहिए। एंड अनदर एस्पेक्ट इज कि जब किसी के खिलाफ कोई झूठा केस चल रहा है ना, स्पेशली आदमी, वो अपना प्रूफ दिखाता है कि जो मेरे खिलाफ एलिगेशन है, आप देखो इसको कंप्लीट दिख रहा है कि दिस इज फॉल्स एलिगेशन बिकॉज माय प्रूफ। इमिग्रेशन जैसे कि मैं था ही नहीं, इमिग्रेशन हो गया, व्हाट्सएप चैट्स हो गए, ईमेल्स हो गए, ईमेल बाय द गर्लफ्रेंड गिव मी 1 crore आई विल, दिस प्रूफ शुड बी कंसिडर्ड शुरुआत में, बट पुलिस वाले जज बोलते हैं नो जी नो, वी डोंट लुक एट योर प्रूफ। अरे व्हाई नॉट, करेक्ट, अंदर आओ, फेस द प्रोसिक्यूशन, फेस द चार्जशीट, फेस ऑल, भाई क्यों there has to be a little sense of, I say, not equality, not justice, common sense, for God's sake, common sense at the very least should be there. But if you make these amendments, pardon, मतलब दिस इज लाइक वेरी बेसिक कि अगर किसी ने ईमेल किया हुआ है वो तो सबसे पहला फर्स्ट प्रूफ हो गया, और बताना ही क्या है, अंदर क्यों लेना है, प्रूफ ही देख लो डायरेक्टली। बट नहीं करते वो, सीधा करोगे तो great impact, right? So these are things I think. उसके सिवा छोड़ के व्हाट डू यू थिंक सिस्टम में और क्या फ्लॉ है? दिस इज लाइक वन वेरी बिग फ्लॉ व्हाट आई, मतलब मेरे को तो आज ही मालूम पड़ा, मेरे को लगता था दिस इज हाउ इट शुड बी कि प्रूफ रहता है तो कोई कुछ नहीं कर सकता, बट व्हाट यू आर सेइंग इज समथिंग वेरी डिफरेंट कि प्रूफ कुछ नहीं, पहले अंदर आओ उसके बाद जाके देखते हैं। Apart from that, Somendra bhai, there are hundreds of other things, but मैं कहता हूँ these are the main focus अगर इसको हम rectify कर सकें, not just matrimonial, not just false rape, all cases we'll have tremendous benefit and a much better judicial system. क्या मुझे जेल हो सकती है अगर कोई लड़की मेरे नाम पे फॉल्स केस कर देती है तो? Yes, it is very bad कि allegation पे ही arrest होता है, but आप anticipatory bail लगाओगे तो you don't get arrested, you face prosecution. There are many other steps to take, but yes, you can get out of it as well. एंड क्या हस्बैंड डिवोर्स के बाद वाइफ से मेंटेनेंस मांग सकता है? देखिए, ऑन पेपर हस्बैंड एलिमनी इंटरिम मेंटेनेंस मांग सकता है, बट मिलता नहीं है प्रैक्टिकली स्पीकिंग, दैट्स समथिंग दैट नेवर हैपेंस। एंड क्या ये लॉज मर्दों के लिए अगेंस्ट ही बायस बना हुआ है? बायस बहुत ज्यादा है, कंप्लीटली आंख बंद कर लिए हस्बैंड के और अदर मेन के खिलाफ, आई वुडंट से सो, बट यस, हेविली लॉपसाइडेड टुवर्ड्स women and against men. एंड फॉल्स केसेस पर स्ट्रिक्ट पनिशमेंट होना चाहिए या नहीं? फॉल्स केसेस में एब्सोल्युटली स्ट्रिक्ट पनिशमेंट होना चाहिए। जो लोग बोलते हैं कि अगर आप स्ट्रिक्ट पनिशमेंट रखोगे तो जेन्युइन विक्टिम सामने नहीं आएंगे, ये मेरे हिसाब से इज अ फ्लॉड लॉजिक। और अगर कोई एलिगेशन लगाता है, चाहे प्रूव ना हो पाए, दैट्स वन थिंग, बट अगर सामने से प्रूफ आता है कि जो एलिगेशन है वो कंप्लीटली झूठा है, फिर देयर शुड बी नो डाउट दैट अ फॉल्स अक्यूजर should go to jail. एंड मर्दों के लिए लीगल हेल्प का ऑप्शंस क्या है? Unfortunately, men's helplines, कुछ private organizations हैं, I have not seen them to be effective. आपका बेस्ट पेट है, एक ढंग का वकील पकड़िए जो क्रिमिनल मैट्रिमोनियल केसेस में थोड़ा एक्सपर्टीज रखता है और उन्हीं के गाइडेंस में चलिए। एंड अनदर थिंग मैं सबको कहता हूँ, भाई एक वकील के भरोसे मत बैठिए, ऑलवेज कंसल्ट मल्टीपल लॉयर्स टू गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लीगल स्ट्रैटेजी। एंड इंडिया को क्या ये जेंडर न्यूट्रल लॉज मिल सकते हैं कभी भी? जेंडर न्यूट्रल लॉज से ज़्यादा ज़रूरी है अ मोर बैलेंस्ड, इक्विटेबल, जस्टिस बेस्ड अप्रोच। कहना कि रेप केसेस फॉल्स बहुत होते हैं इसलिए रेप लॉ को जेंडर न्यूट्रल कर दो इज नॉट अ स्मार्ट पॉइंट। जेंडर न्यूट्रल रेप से बेनिफिट नहीं होगा, इससे बेटर है कि फॉल्स एक्यूजेशंस को पनिश करो और जो जेन्युइन विक्टिम्स है उनकी भी मदद करो। गॉट इट। एंड क्या ये फीमेल ओरिएंटेड लॉज कभी चेंज हो सकता है? मुझे तो मुश्किल ही लग रही है, पर आई हैव होप कि देयर विल बी अ बैलेंस्ड अप्रोच इन द फ्यूचर, especially with efforts of people like you and me voicing our opinions and getting our lawmakers to
bring in safeguards for men as well. Alright guys, that's it for today. Hopefully you have been watching this video till now and hopefully you have got to learn a new things as well. मेरे लिए भी बहुत सारा नया चीज़ था. Like I'm like very zero in all those law and stuff, but मेरे लिए मतलब it was like eye opening stuff. तो बहुत सारा नया चीज़ हमें सीखने के लिए मिला. जो लोग अभी तक वीडियो को देख रहे हैं, thanks a lot. You have been watching and sticking till the end, and you might have also got to learn something new as well. So this was like a very sensitive topic, and I believe like everyone should actually know about what they can, what they cannot. क्योंकि men मतलब लोगों को एक्चुअली आइडिया ही नहीं रहता है कि कैसे ये चीज़ को वो करेंगे, बट वंस दे नो एक्चुअली व्हाट दे कैन डू. सो उसीलिए हमने सारा चीज़ को एंड टू एंड ये वीडियो में डिस्कस किया एग्जैक्टली क्या लोग एक्चुअली कर सकते हैं एंड क्या वो लैक करते हैं. सो अगर इफ़ यू वांट यू कैन जस्ट गो एड एंड शेयर दिस वीडियो योर फैमिली फ्रेंड्स, एंड अगर आपका कोई भी दोस्त या रिलेटिव्स हैव बीन फेसिंग द सेम इशूज और पासिंग थ्रू दिस सेम स्टेज, उनके लिए वीडियो को ज़रूर शेयर करना. सो एटलीस्ट दे वुड बी एबल टू नो एग्जैक्टली व्हाट आर देयर राइट्स एंड हाउ दे कैन एक्चुअली गेट इट डन. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द end, and make sure to subscribe to this channel and our English podcast channel as well, and don't forget to order Hoop, the main game changing fitness tracker which I've been personally using since like 1 year. Absolutely love it, and link मैंने description में दे दिया है, and subscribe कर लेना and make sure to share the video with your friends. I will see you guys in my next video.